हम आवाज इरफान खानहू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आवाज के साथ इरफान खानू आपके सामने एक दफा फिर। आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं पाकिस्तान से। आप सब उनको सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब, हाउ आर यू सर? औरिया साहब आवाज कट गई थी, दोबारा बोलिएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है जी। और ये सब मुझे ये बताइएगा, ये आप कैसे कूप अप कर रहे हैं? अभी सारा कोविड-19 सारी तरफ चल रहा है, कोरोना, इसको कैसे कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान में जैसे पैसे पहले बाकी मामला में कोई सीरियसनेस नहीं होती, यहाँ भी कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं है। जब तक आफत सर के ऊपर ना आए उस वक्त तक ना हम घरों में बैठते हैं ना, बल्कि हम तो वो लोग हैं जो आफत सामने हो तो उसको एंजॉय करने शुरू हो जाते हैं। मतलब आप लोगों को मैं देख रहा था, 4-5 बच्चों को उसमें बिठाया हुआ है मोटरसाइकिल पे, उसको पूछो क्या करने जा रहा है, मैं उनको लॉकडाउन दिखाने जा रहा हूँ। तो वहां क्या होगा? हाँ जी। तो और ये सब आपका तो काम चल रहा है, आप तो माशाल्लाह शहरी की ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। आपका तो माशाल्लाह प्रोग्राम फुल फ्लैज चल रहा है, कोई ऐसा आप रुके नहीं है। जी मैं तो खैर, एक बात तो यह है कि मीडिया जो है अभी तक उसमें है। आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया जो है घरों में बंद हो गई है, लेकिन पूरी दुनिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो राब्ता है वो सिर्फ इंटरनेट के जरिए है या उसके बाद मीडिया के जरिए है। कोई और राब्ता तो है ही नहीं। हम बाहर निकल आंखों से ना देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बीत रही है। और वैसे भी एक तवील अरसे से जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो मीडिया ने खत्म ही कर दिया। इंसान की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अब खत्म हो गई है। अब हम जो है ईमान बिल गैब के कायल हो गए। जैसे जो मीडिया ने कहा हमने गैब पे मान लिया है, और ये काफी अरसे से ऐसा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे। और यह सब मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, जब आपने होश संभाला। जितना मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, माशाल्लाह एक रिलीजियस फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग हुई गुजरात से। सर मुझे वहां से लेके चलेगा ये अब तक का जो सफर औरिया मकबूल जान, और मुझे बताइएगा जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में, एक ईथिस्ट बंदा एक अल्ट्रा इस्लामिक कैसे बन गया, ये सफर कैसे तय हुआ, चेंज ऑफ आइडियोलॉजी कहां से आ गई बीच में? देखिए, एक बात है कि मेरे दादा और नाना दोनों जो थे ये मस्जिद के इमाम थे। बल्कि मेरे दादा का घराना जो है वो तो ऐसा था कि जो अमृतसर में आया था, बात हुआ था मकेरिया से आके। पहले वो सियालकोट में रहते थे, वहां मकेरिया है। मस्जिद खैरुद्दीन है वो, उसकी उन्होंने बुनियाद रखी और वहां खतीब रहे। इस मस्जिद में बड़े बड़े खतीब रहे हैं। तौला शाह बुखारी साहब उसी मस्जिद में रहे हैं। उस मस्जिद के दरवाजे पर ही उनकी कब्र है, बिल्कुल जैसे यहाँ बासी मस्जिद के दरवाजे के बाहर अल्लामा इकबाल की कब्र है। तो वो फिर मेरे वालिद 6 माह के तो इंतकाल कर गए। तो फिर सारे भाई जो थे वो फिर उसमें दीन की उस सारी मेहनत की तरफ से ना गए। आम जिंदगी आ गई हुई थी। उसके बाद अंग्रेज आ गया हुआ था, तो पढ़ाई वढ़ाई करके एक मेरे ताया डॉक्टर हो गए, एक मेरे ताया गवर्नर जनरल ऑफिस में हो गए। मेरे वालिद भी म्युनिसिपल कमेटी में मुलाजम हो गए, और वहीं से फिर वो फैसलाबाद अमृतसर आ गए। तो मेरे ननिहाल जो था वो भी फैसलाबाद, मेरे नाना भी वहां करीबी चक चुमरा में एक गांव है पनवा, वहां पर थे खतीब। तो मैं पैदाइश के लिए फैसलाबाद में अपने ननिहाल गया था। तो 18 जनवरी 1956 को मेरी पैदाइश हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग गुजरात आ गए। और वालिद मेरे मजहबी आदमी थे, लेकिन सरकारी मुलाजिम थे, और उनकी ट्रेनिंग उनकी सारा कुछ चलता रहा। लेकिन मैं मैट्रिक के बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पढ़ना शुरू कर दी। और जाहिर बात है, जिस तरह खसरा निकलता है इस तरह बचपन में इल्हाद भी और एथीज्म भी आता है। और ये अगर ना आए तो उसके बाद आप अपनी सेहत को ठीक नहीं कर सकते। तो मैंने नियाज़ फतेहपुरी की मनोयजना पढ़नी शुरू की, कार्ल मार्क्स की किताब पढ़नी शुरू की, मौलाना रूम की मसनवी पढ़नी शुरू, और यल्लम गल्लम जो दिल में दिमाग में आता था वो पढ़ता था। और वो उससे मेरे अंदर एक मजहब बेजारी की सूरत हाल तो नहीं हुई, लेकिन इस कायनात के बारे में एक तसव्वुर ये बनता चला गया कि ये कायनात बस ऐसे ही बन गई हुई है खुद ब खुद, और उसके बाद ये ऐसे चलती रही है। और मैं फिर उसके अंदर वो कायल हो गया। फिर उसके बाद 2-3 साल ऐसे मेरे पे गुजरे हैं कि जो मुकम्मल तौर पर इसी तरफ मैं माइल था। और ये सर ये कौन सा उम्र का कौन सा हिस्सा था? ये मैं कोई होगा कोई 13-14 साल, 13-14-15 साल की एज की था। तो घर वाले कहते थे कि जुमे की नमाज पढ़ने जाओ, ये करो, उसमें वो प्रेशर नहीं आया कभी? मेरे वालिद जो थे बहुत एक तो सूफी बुजुर्ग घराने से तल्लुक थे। तो मुझे अक्सर कहा करते थे कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम वापस आओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें दुरूद पाक की लोरियां देके पाला हुआ है।
और उनको अपने उस बात पे बहुत ईमान और यकीन था। उन्होंने कभी मुझे मजबूर नहीं किया कुछ के नमाज पढ़ो। वो कहते कि तुम्हारी मैंने जो बचपन से ट्रेनिंग, और फिर दूसरी इस बात पे उनको यकीन था कि मैंने पूरी जिंदगी जो मैं रिस्क हलाल खिलाया है, तो रिस्क हलाल जो है वो कभी दीन से अलग नहीं कर सकता। आप खुद सोचें कि जब वो इंतकाल किए हैं तो उनके जेब में 1 रुपया नहीं था और एक इंच जमीन वो तरके में छोड़ के नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे वो अपनी तालीम, अपनी तरबियत, अपनी मोहब्बत छोड़ के गए। तो ये उनका बड़ा कमाल था। तो ये उन पर उनको अपनी यकीन था। आप अंदाजा करें कि इस दौरान मुझे बहुत सारी चीजों के साथ वास्ता पड़ा, बाकी चीजों के हिसाब से मैं उसमें आया। मुझे फिर मौलाना मौदूदी की एक किताब मेरे हाथ लगी, तनकीहात। एक साहब थे हमारे शेख जहूर साहब, उन्होंने मुझे देने दी। उसमें एक मजमून था अकलियत का फरेब। ये बड़ा कमाल उनका मजमून है। फिर उसके बाद एक और उनका छोटा सा सलामती का रास्ता। तो इस बात पे मैं नतीजे पे पहुंचा कि एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है कि बेसिकली इल्हाद ऐसी चीज है कि अगर किसी साइंटिफिक किस्म के मुल्क से भी एक सवाल ये किया जाए कि क्या तुम इस बात को ज्यादा आसान समझते हो कि ये साबित करो कि ये कायनात बगैर किसी तख्लीककार के बन गई है, या ये ज्यादा आसान है कि इस कायनात को कोई बनाने वाला मौजूद है, तो अगर वो सच्चा मुल्हिद है तो यकीनन कहेगा यार ये ज्यादा आसान है कि ये साबित किया जाए कि इस कायनात को इतने नज़म में है, ये तख्लीक जो है इसको कोई ना कोई खालिक जरूर होगा। बगैर खालिक न ऐसे चल सकती है, न ऐसे दौड़ सकती है, न ऐसे इसके इंतजाम इस्लाम हो सकता है। तो ये ऐसी तब्दीलियां थी जो मेरे सामने आई। तो फिर मैंने उसके बाद उसमें सोचना शुरू किया। तो उसके बाद मैं फिर जब पढ़ना शुरू किया, फिर कुरान पाक का मुताला जब शुरू किया, तो एक चीज मुझे समझ आई आज के दौर के बारे में, आज का अलमिया भी यही है कि बुनियादी तौर पर इंसान अल्लाह का मुनकर इस बात से नहीं होता कि अल्लाह है या नहीं है, उससे उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर वो अल्लाह को जब मानता है तो उसके सामने अपनी आजादी को सरेंडर करता है। तो ये सरेंडर नहीं करना चाहता उसकी अपनी आजादी को उसके सामने। यही वजह है। अगर उसको ये कह दिया जाए कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा, तो बड़े आसानी से अल्लाह को मान लेगा, भगवान को भी मान लेगा, जीवन को भी मान लेगा। लेकिन एक बात तो वो कहेगा कि नहीं, इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अल्लाह मेरी जात में इंटरफेयर करे। लेकिन जब कुरान की तालीमात, जिन तालीमात से मुझे पता चला, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई अल्लाह तबारक तआला ने अबस जिंदगी नहीं पैदा की। और फिर उसके बाद मैं उस तरफ आया और तकरीबन 1972 के आखिर तक, ये बात है 69 से 72 तक के इल्हाद का कम्युनिज्म में बहुत, मैं उसको मार्क्स पे बहुत बिलीव करने लग गया था। और उस वक्त तो फैशन ही कम्युनिज्म का था और मैं बहुत ज्यादा उस तरफ माइल हो गया। बल्कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड होते थे उनके साथ में काम भी करता था। हमारे मुफ्ती आफ्ताब साहब होते थे, वो बहुत सख्त किस्म कट्टर कम्युनिस्ट थे। उनका तादियाना रसाला निकला था, उसमें मजमून लिखना शुरू हो गया था उस यंग एज के अंदर। तो फिर उसके बाद फिर मेरा एक सफर जो है वो इस तरफ शुरू हुआ और वो फिर मुझे अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत दी और मैं इस तरफ चल पड़ा। तो अगर मैं कहूँ टर्निंग पॉइंट क्या था, किसी एक चीज ने ट्रिगर कर दिया, ये ग्रेजुअल था, छोटी छोटी चीजें होती रही और फिर ये? देखिए, दो चीजें। मुझे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा आप तुम अल्लाह के मुनकर थे, तो कभी तुम्हें ऐसा हुआ कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में कभी उनके बारे में कोई गलत सोचा हो? तो मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं। मैं बहुत मोहब्बत करता था कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है, उनकी सीरत, उनके साथ बहुत ताल्लुक था। तो मेरा ख्याल यह है कि एक तो वो पहले को टर्निंग पॉइंट मैंने बताया ना कि मैंने सोचना जब शुरू किया तो सोचने के ऊपर लाख एतराज थे। क्योंकि इल्हाद ऐसी चीज है ना कि जो आपको टिक के बैठने नहीं देती। आपके सिर पे हथौड़े की तरह सवाल जरूर चलते रहते हैं, क्योंकि आप ये जरूर सोचते हैं कि जिस शख्सियत, अगर ये कायनात, पहली बात ये सवाल तो आपका दिमाग पे कभी हाल ही नहीं होता कि कायनात ऐसी इतनी बड़ी वसअत वाली कायनात खुद ब खुद कैसे तख्लीक पा गई, ये बिग बैंग कैसे हो गया, ये बाकी चीजें कैसी हो गई, इस कायनात का अंजाम कैसे होता है। जो इकबाल कहता है ना, खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है, इसका एंड क्या होगा। ये सवाल तो चलते रहते हैं। तो आप रुकता, फिर आपके इर्द गिर्द जब मजहबी डिस्कोर्स चलता है तो आप सोचते हैं कि यार ये इतने सारे लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि जो, तो उस सवालात के जवाबात मैं ढूंढते ढूंढते, मैंने आपको बताया कि वो जो अकलियत का फरेब मजमून था, फिर सलामती का रास्ता और चाहते, ये छोटे छोटे पंफलेट बड़े कमाल के थे उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने फिर लिखना, पढ़ना, सोचना इस हवाले शुरू किया। तो फिर एक क्या बात है, मैं 6ठी 7वीं जमात में मैंने शायरी शुरू कर दी थी। शायर का दिमाग जो है वैसे ही घूमता घामता रहता है इधर उधर। तो इसमें मुझे जो है, जैसे कहते हैं, हिदायत की रास्ता मिला और जो मुतलाशी होता है उसको मिल जाता है। तो और ये साहब मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेसी में कैसे आया आप? एक तो मजहबी रुझान था, फिर ब्यूरोक्रेसी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो चीज कहाँ, वो कहाँ से आ गया बीच में? देखिए, मैंने एमए किया तो हमारे उस्ताद, मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे मेरे थीसिस के, वो थे डॉक्टर रशीद चौधरी। ये फॉन्टेनोस के सरबराह थे और ये उस वक्त ज़हनी मरीजों का अदारा था। तो उन्होंने मुझे निकलते ही
थीसिस के बाद कहा कि इसकी डिग्री मुझे दे दो। हमारी टीचर होती डॉक्टर इफ़त रशीद, उनका इसकी डिग्री मुझे दे दो, कल से मेरे फाउंटेन हाउस में आके नौकरी करेगा। तो मैंने वहां जाके नौकरी शुरू कर दी। उसके साथ साथ ही यूनाइटेड नेशन फंड फॉर ड्रग अब्यूज का एक प्रोजेक्ट था, वो भी मेरे पास आ गया। अच्छी नौकरी चल रही थी। तो इस दौरान मुझे जिंदगी में सिर्फ एक बहुत शौक था कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मेरा बहुत जिंदगी का, यूनिवर्सिटी बल्कि कॉलेज में पढ़ाने का शुरू से शौक था। तो मैंने वहां पर जाके मैंने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। पंजाब में बैन था, तो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चरशिप जो है वो मिल गई। आप अंदाजा करें, मैंने 2 जगह अप्लाई किया था। एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अप्लाई किया था और एक उसमें अप्लाई किया था। तो मुझे जिनेवा में पोस्टिंग का ऑर्डर मिला। हिकमत नाबुल्सी का बॉस था कि आप ना 6 माह के अंदर वहां रिपोर्ट करो, और दूसरा मुझे वहां मिला कोयटा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। तो मैं वहां जाके मैंने वो 900 रुपए की नौकरी जो थी वो कबूल कर ली, 35-36 हजार रुपए वाली नौकरी छोड़ दी। तो मैं वहां जाके पढ़ाना शुरू किया, और मुझे बहुत लुत्फ आ रहा था। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बहुत मजेदार लोग थे, लोग भी अच्छे, बलोच पश्तून मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वहां मैंने फिर देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो मयार जो है स्टूडेंट्स का गिरता चला जा रहा है। तो मैंने सिविल सर्विस का पहले इम्तिहान में दाखिला भेजा हुआ था, तो लेकिन फिर शादी होगी, फिर नहीं दिया। मैंने कहा उम्र में गुजार चुका हुआ था। 28 साल उम्र अचानक ज़ियाउल हक ने बढ़ा दी उस 1983 के अंदर। तो मैं उम्र के अंदर आ गया। मुझे पहले क्या उम्र थी, कट ऑफ टाइम? पहले 25 साल थी। मैंने दाखिला भेजा था 1981 में, तो मैं उस वक्त 25 साल का था। तो वो मैं इम्तिहान नहीं दिया। मैंने कहा क्या करना है, क्योंकि मेरी फिर शादी होगी। मेरी मिसेस भी लेक्चरर थी, मैं भी लेक्चरर था। हमने कहा बहुत अच्छी जिंदगी है, यहाँ दोनों पढ़ाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद हुआ कि 28 साल जब एज बढ़ी, तो मैंने एक तो मेरी मिसेस ने भी कहा कि आपने इम्तिहान देना है, क्योंकि अब यहाँ मयार गिरता चला जा रहा है। तो मैं इम्तिहान दिया, और मुझे 1 महीना तैयारी की मिली, और मैं फिर पंजाब का अलग मेरा डोमिसाइल था, लेकिन मैं वो जो पहले 10% में आ गया और मुझे डीएमजी मिल गई। अब मैं जब चांसलर के पास गया तो उन्होंने मुझे 3 ऑफरें की। उन्होंने कहा आप ये करें, ऐसा करें, आप एक यू आर प्रोफेसर, यू लिव लाइक प्रोफेसर्स लाइफ। तो मैंने कहा क्या कैसी लाइफ? कहते मैं तुम्हें एक तो यह कि घर अलॉट कर देता हूँ, कॉलोनी के अंदर नया घर बना है। दूसरा मैं तुम्हें सीओटी स्कॉलरशिप देता हूँ, बाहर जाके पीएचडी कर लो। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभी 18 ग्रेड में प्रमोट करता हूँ, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओ। मैंने कहा मसला सिर्फ एक है, यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान के हर तालीमी इदारे में एक उसूल है, वो आप बदल देने में रुक जाता हूं। मेरा बॉस जो है वो उसकी एक भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन नहीं, मेरी 9 इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। आप ये उसूल बदल दे कि ये शख्स इसलिए ज्यादा अहले इल्म है, इसलिए ज्यादा काबिल इज्जत है क्योंकि वक्त से मुझसे पहले कुछ किस्म से पैदा हो गया। तो उसका ये तो नहीं बदला जा सकता। तो मैंने इसका मतलब कि बाकी जगहों पे तो ये असूल ठीक है, इल्म के मामले में ये असूल नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। मुझे समझता हूं कि मैं सिविल सर्विस में आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा जो है तजर्बा मिला। मुझे लोगों के साथ बराह रास्त लोगों के मौका मिला, मुझे लोगों के दुख जानने का मौका मिला। मैं यहाँ पर था सिविल सर्विस अकेडमी में, मेरी सिंध पोस्टिंग हो गई थी। ज़ियाउल हक उस वक्त होते, ज़ियाउल हक आए तो मैंने उन्हें दरखास्त की कि मुझे बलूचिस्तान भेजें, मैं पाकिस्तान के सबसे रिमोट सूबे में काम करना चाहता हूं। और मैंने 24 साल बलोचों की खिदमत की, वहां जाके रहा वहां पर, और मुझे उन्होंने मोहब्बत भी बहुत दी। आप अंदाजा करें कि चागी में डिप्टी कमिश्नर था, मैंने ट्रांसफर कर दी। अख्तर मैंगल और अकबर बुक्टी उस वक्त इक़्तिदार में थे, मैंने ट्रांसफर कर दी। 3 दिन जो है चागी के अवाम ने हड़ताल की, कारोबार बंद किया, आरसीबी हाई ब्लॉक किया, मेरी ट्रांसफर मुझे वापस करवाई। ये बहुत कम होता है, वरना तो डिप्टी में आने वाले डिप्टी कमिश्नर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने मोहब्बत भी दी, मैंने उनकी खिदमत भी की, उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ। उम्र होता यह है कि आप बार लेक्चरर रहें तो आपका वीएन बहुत ब्लॉक हो जाता है। वहीं पर मैंने टीवी में ड्रामे भी लिखे और भी बहुत कुछ, बहुत सी बलोच सोसाइटी के हिसाब से बहुत कुछ। सर आपका एक ड्रामा मुझे जमाल शाह का अभी तक याद है, पाले शाह। अच्छा मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, वो मेरे बचपन का ड्रामा है, मुझे वो घोड़े पे आ रहा है पाले शाह, मुझे आज तक नहीं भूलता। मुझे बताएं ये ड्रामों में कैसे आए, ये सोच कैसे डेवलप होती है कि एक पीछे कहानी चल रही होती है जो राइटिंग में आ जाती है, ये कैसे डेवलप होती है? और आप किसी अफसाने पढ़े थे जो आपने एक स्ट्रक्चर कर लिया ड्रामा? 1988 में मेरी किताब आई थी कामत, शायरी की, और वो शायरी की किताब में बहुत सारे लोग जो थे वो उसकी तकरीब रूनमाई में आए थे, जिनमें मुश्तबा हुसैन साहब थे, अबुल खैर कश्मी साहब थे, अमजद नामजद, अताउल्लाह कासमी, ये सारे लाहौर से वहां आए थे। और उन्होंने वहां पर जो आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स में उन्होंने कहा कि ओरिया मकबूल जान तुम जो शायरी करते हो इसमें एक स्क्रीन प्ले होता है, एक सिनेरियो होता है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट होता है, तो तुम्हें शायरी से ज्यादा ड्रामा रास आता है। आप अंदाजा करेंगे उस वक्त मुस्तफा मंदोखेल होते थे टीवी के, और मैं उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा होता था।
तो उन्होंने उतरते ही मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अब तो ये बहुत स्थापित हो गई कि आप अच्छा ड्रामा लिखते, आप ड्रामा लिख दो। तो पाले शाह का ड्रामा जमाल शाह उस वक्त लिख रहे थे, तो एक हिस्सा तो उनको पता था कि ये लिख रहे थे, दूसरे हिस्से में टीवी वाले बड़ी मुश्किल में थे क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर का रोल लिखना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रोल आप लिख दें। वो मैंने एक रोल जो है वो उसमें लिखना शुरू किया। तो उसमें मैंने कहा कि ये डिप्टी कमिश्नर को जो आपने लॉफिंग स्क्वाड बनाया हुआ है अंग्रेज को, तुम जाता ऐसे नहीं करूंगा। देखिए आप कलपत्रा की कोई अंग्रेजी जुबान नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी बुलवाते हैं उसको। मार्क एंटनी की अंग्रेजी जुबान नहीं थी, अंग्रेजी बोलते हैं वो, तो या तो उर्दू होगा या पूरी अंग्रेजी होगी। तो उन्होंने, मैं फिर जो रोल लिखा उसके अंदर मैंने फिर ये भी नहीं, मैंने कहा ये होगा कि जब छोटे मारते हुए डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये वो, मैंने पूरा रियलिटी वाला रोल लिखा। उसमें फिर हमने गुस्सा डालने के लिए एक कैरेक्टर क्रिएट किया अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की बीवी का, एक स्कॉटिश बीवी का, जो उससे लड़ती रहती है और अवाम के साथ होती है। तो वो उसका रोल अदा किया था टैटी बॉल्डन, एक ब्रिटिश की एक्ट्रेस थी। उसका जब रोल उसका खावन ढूंढने निकले तो जिसका रंग गोर वाला नहीं था उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, जिसकी अंग्रेजी अच्छी थी उसका रंग गोर वाला नहीं था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब ये किरदार भी तुम ही करोगे। तो जिंदगी का वाहिद किरदार है अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर का, जो मैंने अदा किया था। और फिर उसके साथ ही मैंने पहला ड्रामा अपना रोजन लिखा, जो पूरे का पूरा अपने सियासी मसाइल के ऊपर था। फिर उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी पे गर्लबाद आया, फिर बहुत सारे चलता। तो मुझे औरिया साहब एक बात बताइएगा, ये जो आपने जो कुछ लिखा ये पीटीवी पे गया, क्या जिस टाइप की सोच आपकी है, क्या ये प्राइवेट टीवी आज अगर आप उसी सोच को कैरी ऑन करते हुए लिखें तो प्राइवेट टीवी तो कमर्शियल पे चलता है, सारा कमर्शियल है, क्या आपका ख्याल से वो चीज चलेगी प्राइवेट टीवी पे? मैं देखें, मैं जब फर्स्ट ड्रामा कर रहा था 1999-200 में, और वो ड्रामे में तकरीबन पाकिस्तान का हर बड़ा एक्टर जो उसने, जो लाहौर का था उसने काम किया, जिसमें सुहेल अहमद भी और कबीर खान भी, पता नहीं क्या सब भी थे, जमील फकरी वगैरह। तो वहां क्योंकि मेरा ड्रामा पॉपुलर था, तो वहां एक साहब ने मुझे बुलाया कि आप हमारे लिए ड्रामा लिखें प्राइवेट। मैं चला गया, मैं एक स्टोरी बैठ के उनके कर रहा था। तो इतने में खातून आई, बड़े तरादार किस्म के कपड़े पहने हुए और टांग पे टांग रख के बैठ गई, और मैं डिस्टर्ब हो गया। तो उन्होंने कहा ये फलाना रोजी है, पता नहीं क्या है। मैंने कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा एक रोल इनका भी लिख दें। मैं चुप हो गया। इतने में एक और पता चला, एक और खातून उसी तरह की लिबास में आके बैठ गई, ये पता नहीं कोई और है। तो मैंने कहा जी फरमाएं, एक रोल इनका भी होना चाहिए। तो मैंने कागज लपेट लिए, मैंने कहा देखें बात सुने, मैं ड्रामा लिखता हूं बिल्कुल अपने आप को दुनिया से काट के, बिल्कुल शायरी की तरह। हो सकता है सारे के सारे ड्रामे में औरतें हो, सारे के सामने मर्द हो, तो मैं इस तरह नहीं लिख सकता। तो मैंने फिर उसके बाद ये कहा था कि मैं प्राइवेट ड्रामा नहीं लिखना। आखिरी ड्रामा जो है मेरा 2007 में आया था, जिसमें मुझे पीटीवी अवार्ड भी मिला था, दिल की दहलीज पर, वो लास्ट ड्रामा मैंने लिखा था। और फिर उसके बाद वक्त भी नहीं मिलता रहा। असल सच बताऊं एक बात, जब मैं शायरी करता था तो मैं समझता था मैं थोड़ा सच बोल रहा हूं, लेकिन मैं पकड़ाई लगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं कहूंगा मैं तो अयूब खान के जमाने के बारे में लिखी। इसी तरह जब मैं ड्रामा लिखता था तो भी सच बोलता था, बहुत हद तक बोला, लेकिन मैं लग आता था मैं तो किरदार है भाई, तो बच जाता है। मैंने 2001 के 9/11 के फौरन बाद कॉलम लिखना शुरू किया, और ये नियत बांध के लिखी है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं उसका जिम्मेदार भी हूं, मैं उसका मेरा गिरबान भी पकड़ा जा सके, मेरा झूठ भी लोग एक्सपोज कर सके। तो इसलिए मैंने जानबूझ के नस्र को और कालम की इख्तियार की। और कालम की सिनफ बहुत मुश्किल सिनफ है, जिसको आप लोग बड़ा आसान समझते हैं। कालम बुनियादी तौर पर अगर वाकई नियत बांध के आप लिख रहे हैं तो कालम एक ऐसी चीज है कि जिसमें पीएचडी बंदे के लिए नई मालूमात होनी चाहिए, और मैट्रिक पास आदमी जो है वो बोर नहीं होना चाहिए, वो पढ़ सके आसानी से। मगर और ये साहब आपकी मेन रीजन बस ड्रामे की यही थी, आपका दिल उकता गया था या क्या था? मेन रीजन क्या बनी ड्रामा ना लिखने? टाइम नहीं मिलता। मैं ड्रामे को अभी बहुत अच्छी सिनफ समझता हूँ, बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है, इसको इस पे बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब उस तरह के ड्रामे चलेगी। मैं उसके बाद भी लोग मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े अपना डायरेक्टर है, वो मेरे पास आए, 8-10 इंडियन फिल्में, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों की केस्टें देखे, और ये साहब ये जरा देख लें। मैंने कहा फिर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से एक फिल्म कैसे निकाली जा सकती है। फिर एक और साहब आए, उन्होंने मुझे इतने सारे डॉलर पकड़ा दिए। साथ एक फॉरेन बंदा था, मैं ये आप आ जाएं, मैं और साथ अपनी एक कहानी बनाई हुई थी, एक गोरी है और गोरी जाके पता नहीं पाकिस्तानी से शादी कर लेती है, और पाकिस्तानी क्या करता है, वो गोरी का करैक्टर भी ढूंढा हुआ था। गोरी भी वो थी जिसकी मां अंग्रेज थी, बाप वो खासतौर पर उनकी महबूबा थी, वो साथ उन्होंने रखा हुआ था, किसको रखेंगे। तो मैंने कहा इस तरह के ड्रामे होते हैं। आजकल हो भी ऐसे ही रहा है कि गिवन लाइंस के ऊपर ड्रामे लिखे जाते हैं, और कोई जिसे कहते हैं ना, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ जो है वक्त गुजारी के लिए। एंटरटेनमेंट प्योरली ड्रामे का मौजूद नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई मकसद जरूर होना चाहिए। एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट इज नथिंग। और ये सब जिस तरह इशफाक अहमद ने लिखा, बानो कुचिया ने लिखा, अनवर मकसूद, फातिमा सुरैया बजरिया, उसके पीछे ऑलवेज प्रोस्पेक्ट होता था एक अपनी आने वाली नस्ल को एक तरबियत देनी है, एक मैसेज देना है, एक सोच देनी है। तो देखिए उनका वक्त बहुत अच्छा था, बल्कि हमारा वक्त भी अच्छा था। तो उस वक्त बानो आपा को लाहौर में वक्त मिलता था और एक ही टेलीविजन चैनल था। 99.9% लोग उन्हीं को सुनते थे। इसी तरह हसीना मईन, इसी तरह फातिमा सुरैया बजवा। मैं कोयटा से लिखता था, उस दिन जब कोयटा का बोधिया जुमेरात का दिन होता था, उस वक्त लोग 8 बजे कोई और चीज थी नहीं उनके पास, मैसेज पहुंच जाता था। आज आपको कंपेटिटिवनेस की सूरत ये है कि अगर वो नहीं दे आपका ड्रामा, अगर उनको जरा सा भी आपने कहीं उसमें इधर होगा तो उधर जाकर टॉक शो देख लेंगे, ये बंदरों की तमाशा बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इस वक्त सियासत से ज्यादा तो कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं। सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट तो है ही टॉक शो है कि आप उसमें लड़ाइयां देख रहे हैं, कुर्सियां चल रही हैं, ये हो रहा है वो है। इसलिए तो आप देखें कि कोई भी ड्रामा टॉक शो से ज्यादा रेटिंग नहीं ले रहा। मगर और ये सब जहां आपने रेटिंग की बात की, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे जैसे बिकॉज आप भी यूट्यूब माशाल्लाह कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे आप जैसे लोगों की और जो स्पेसिफिकली विदाउट पैसे के बगैर, पैसे का सोचे बगैर जो सच है वो बोलना चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं, फॉलोशिप इतनी बढ़ती जा रही है। तो हमें, जिस तरह मैं अमेरिका में बैठा हूं, मुझे पता है कि जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा चंक सोशल मीडिया यहाँ पे ले चुका है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सिर्फ आई थिंक 12% है अभी। तो आने वाले दिनों में तो आपको क्या लगता है, ये बिल्कुल जो कॉर्पोरेट मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स पैसे लेके सो कॉल्ड सच बोलते हैं, बड़े बड़े टाइकून्स की तरफदारी करते हैं, इनका सच क्या आपको लगता है कितने अरसे में खत्म हो जाएगा सारा ड्रामा? देखिए खत्म तकरीबन हो चुका हुआ है। आप देखिए, आप इस वक्त जो है मेजॉरिटी आपके जो टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स हैं, लोग यूट्यूब पे अपने वक्त के, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 8 बजे दुकान बंद करके आए या दफ्तर से उठ के आए कि मैंने वहां टीवी का टॉक शो देखना है या मैं क्या करूं। वो कहते हैं भाई मैं अपने वक्त पे आकर देख लूंगा। इसीलिए आप टीवी के टॉक शो की यूट्यूब की रेटिंग देखें तो वो बाकी तमाम शो से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो हमने बड़े बड़े नाम बनाए हुए हैं। आप देख लीजिएगा यूट्यूब में पॉपुलर, आपको फौरन पता चल जाएगा, पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा किसका शो लोग नमाक से देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब की अर्निंग भी बढ़ गई है। अब इस वक्त जो है मेजर चंक जो है चैनल्स का भी यूट्यूब से आता है और वहां से वो लेके जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें इनरेलेवेंट हो गई है। अब देखें टेलीफोन खत्म हो चुका है। अब आपको टेलीफोन कार्ड भी नहीं आप अपने घर से, तो आपको कोई परवाह नहीं। आपका इवन मोबाइल में टेलीफोन जो है वो भी खत्म हो गया। आप तो इंटरनेट के ऊपर फ्री कॉल कर रहे हैं और फ्री आप राब्ता करते हैं। इसी तरह टीवी चैनल के अंदर अगर 250 रुपए की, जो 300 रुपए की फीस है केबल की, वो भी खत्म हो चुकी है। बल्कि आपको फ्री सब कुछ एक्सेस देते हैं, उसके हिसाब से जो अपना वो कमाते हैं सारा कुछ। इसका मतलब यह है कि वक्त अब वो आ गया हुआ है कि जिस वक्त सच और झूठ जो है उसमें तमीज करना बहुत आसान हो जाएगा। लोग सच को जिस तरह देखना चाहेंगे उनको पता चल जाएगा क्या। ये अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी हमें झूठ और सच की पहचान नहीं हो रही। ये होता है, हर दफा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक झूठ चल नहीं पाता, इसलिए लोगों को पता चलता है कि मुकाबले में सच। और ये साहब मुझे ये बताइएगा, जब हमारे पास प्राइवेट मीडिया आया था 2001 में, कहते थे प्राइवेट मीडिया गवर्नमेंट की साइड नहीं लेता, जो फैक्ट है उसके ऊपर बात करता है। मगर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा प्राइवेट मीडिया को जो पैसे देता है प्राइवेट मीडिया, आपको अगर याद होगा ताहिरुल कादरी का पहला धरना हुआ तो वो जियो ने इनकलाब बना के दिखाया और दुआएं होती थी चैनल के ऊपर। वो पीपल्स पार्टी के दौर में। दूसरा धरना नवाज शरीफ के दौर में हुआ तो वो बन गए, बलवाई बन गए, वही जियो उसको बलवाई बोल रहा था। तो ये तो हमने देखा है, ये तो अपनी जेब के लिए करते हैं। मगर क्या ऐसा नहीं होगा अगर कॉर्पोरेट मीडिया पे से लोग हट जाएंगे तो यूट्यूब पे जब इनके सारे एंकर्स आ जाएंगे, फिर इनको जो पैसे देगा यूट्यूब पे उसके लिए काम शुरू कर देंगे? क्या ऐसा नहीं? पहली बात तो ये है कि कॉर्पोरेट मीडिया के अंदर आपको ऑप्शन नहीं है कि आप किसको देखिए और किसको ना देखिए। 8 बजे उसी हामिद मीर नहीं आना है, 10 बजे शादिब खानदादा नहीं आना है, उस पर जगह भी। और अगर आप 7-8 नए चैनल मेन चैनल जो हैं उनको आप फीड कर ले तो खत्म हो जाता है। लेकिन यूट्यूब का मसला यह है कि आप उठ के चैनल बनाएंगे, उसमें 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा। लेकिन आप जब सच बोल रहे होंगे और किसी तरह, तो आप उनके मुकाबले पे आगे खड़े हो जाएंगे और उस मुकाबले को वो तोड़ नहीं सकेंगे। यूट्यूब का मसला ये है, यूट्यूब चैनल का मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता किसी किस्म की भी, यानी चंद मिनटों के बाद तो मोनेटाइज हो जाता है। टाइम की इन्वेस्टमेंट,
टाइम की इन्वेस्टमेंट है, खाली टाइम की इन्वेस्टमेंट और मेहनत की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, असल मसला ये है कि आप देख लें, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल है। आपकी बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल नहीं। जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉर्पोरेट मीडिया ने दबाया है 20 साल के अंदर, किसी तौर और ने, मैं आपको छोटी सी आपको बात बताऊं कि 20 साल से मैं भी इसी मीडिया के अंदर हूं। ठीक है, आप सोचो, मैं उनसे कई दफा कहता हूं, मैंने कहा तुम कहते हो तुम्हारी आवाज बंद की है, तुम जानबूझ के ऐसे आवाज बंद कर दो। 20 साल में आप देख लें कि जियो सबसे पुराना चैनल है, मैं 1 मिनट के लिए भी कभी जियो के प्रोग्राम में नहीं आया, मुझे बुलाया ही नहीं गया। इसका मतलब यह है कि, और ये सब मेरा ख्याल है आप खबरनाक जो था शायद उस कॉमेडी सा था उसमें शायद वो मैं बताता हूँ उसकी रीजन क्या था। वो ये था कि उस वक्त जियो जो है उसके ऊपर लोग जाते नहीं थे, पाबंदी एक थोड़ा सा बताइए आप लोग। मैं सीरियस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, किसी सीरियस टॉक शो में मैं नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे, नहीं आया आप कभी। मैं उन प्रोग्राम्स के एंकर्स को मुझे याद है कि जो आंसू से रोते हुए मेरे पास आते हैं, हम बुलाना चाहते हैं, हमारी इंसानियत कहते हैं किसको नहीं बुलाना हमने, उन लोगों को जो प्रोड्यूसर है वो कहते हैं। उसका मतलब यह है कि तुम सबसे पहले तुम कातिल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तुम मानते कैसे हो? मैं सच्ची बात, अच्छा जब मेरी जरूरत की जरूरत पड़ती है तो वो बुला लेते हैं। अच्छा मसला मैं अपने की बात नहीं कर रहा, वैसे भी इन्होंने पर्टिकुलरली एक रुझान बनाया कि एक बहुत बोते किस्म के मौलवी को बुलाना है, 3-4 एंकर्स को बुलाना है और ऐसी की तैसी फेरनी है ताकि दीन को भी तबाह करें। तो ये एक एजेंडा वाला मीडिया था। एक मतलब यह है कि आप अकेले अगर यूट्यूब चैनल चलाने में तो आपको कोई एजेंडा नहीं दे सकेगा। और यह साहब आपने देखा कितनी तारिक जमील साहब की तजलील की, कॉलम्स, बेहुदा कॉलम्स लिखे गए। और आपको पता है, और तारिक जमील साहब को एक तरफ बिठाया 3 एंकर, और वो ताहिर अशरफी को वो बिठाया जिसने मीडिया ने चलाया था वो शराब में धूत, याद है आपको? वही मीडिया दिखा रहे ताहिर अशरफी को 3 साल पहले ताहिर अशरफी शराब में दूध पाए गए, लोग उनको उठा के अस्पताल लेके गए, और वही, और उससे वो कह रहे हैं कि तारिक जमील झूठा है। ये तो आप जिस देखें, ये मुनाफिकत देखें इस मीडिया की। मैं आपको बताया ना कि ये वक्त के साथ साथ चीजें, देखिए पहली बात, आप अमेरिका में रहते हैं, यानी आप सोच सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो मीडिया है जिसकी इतनी बड़ी इमारत जो सवार की गई है, नॉम चॉम्स्की जो कहता है कि ये पूरे का पूरा तीन बड़ी कंपनीज की मलकियत बना के इसको इकट्ठा किया गया, ये समझता था कि हमारे बगैर दुनिया में अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट नहीं जीत सकता। ट्रंप ने इस पूरे मीडिया को शिकस्त देकर दिखा दिया कि मैं जीत सकता हूं। और आप कि इस तरह उसने शिकस्त दी कि उसने जब उनको बुलाया सारों को ट्रंप टावर के अंदर और एक हॉल पर खड़ा करके कहा, सो मेनी लायर्स अंडर वन रूफ, छत के नीचे, और बिल्कुल सच कह रहा था, बिल्कुल सच कह रहा था। तो ये पोल अब खुल चुका हुआ है। अब दुनिया में आप किसी को रोक नहीं सकते। अब ये जो फ्लो है ना, ये कुदरत के अपने फैसले होते हैं, सच और झूठ को अलहदा करने के फैसले होते हैं, उन फैसलों में इंसान को अल्लाह ताला जो है बता देता है। तो मुझे ये बताइएगा, एक यूट्यूबर है जिसको लोग बहुत सुनते हैं, समझ लें मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और माशाल्लाह बहुत यूज लेता है। अगर एक कॉर्पोरेट मीडिया का मालिक आए, कहे ये पैसे इतने लो, महाना में इतने दूंगा, तुमने बस जो खबर हम देंगे उसको प्रोपोगेट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके ख्याल से? ये चीज बिल्कुल पॉसिबल, देखिए पॉसिबल हर जगह होता है। देखिए आप ये बताएं, जो ऊपर कॉर्पोरेट मीडिया में भी जो लोग गलत खबर दे रहे होते हैं, लोग जल रहे होते हैं, कोड़ रहे होते हैं, उसको गालियां निकाल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सुनने पर मजबूर होते हैं। यहां वो मजबूर नहीं होंगे, यहां उस यूट्यूब ब्लॉगर की वीडियो बंद करेंगे, किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि जिस वक्त चॉइस आपके पास, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं न्यूज चैनल सुन रहा हूं, इस खबरों के दरमियान अचानक मलाइका अरोड़ा जो है वो आ जाती है और डांस करती हुए नया आइटम सॉन्ग में, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, खबरों के अंदर वो दिखाया जा रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि पापा राजी वाली जो थी उसकी तस्वीरें नहीं दिखाया करते थे मैडोना की या बाकी लोगों की, ये इवन जो प्रिंस चार्ल्स की बीवी थी नहीं दिखाते थे, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत कुछ दिखाया जाता था। यहां ये चॉइस है कि यू कैन इवन इमीडिएटली स्टॉप, खत्म करो और अपने मर्जी का चैनल है उसको देख। तो और ये साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि जो मैं थोड़ी सी रिपोर्ट्स ऑनलाइन पढ़ रहा था, पाकिस्तान जो न्यूज मीडिया है वो जब से गवर्नमेंट ने इश्तिहार रोके हुए हैं जिन पे सारे रो रहे हैं, तो ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं जा रहा। वो जो उनका एक मॉडल है, जो उनका फाइनेंशियल मॉडल है, वो इतना बेकार है कि जब तक गवर्नमेंट पैसे ना डाले तो प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये कितना अरसा न्यूज मीडिया इसी तरह सस्टेन कर लेगा और कितना टाइम लगेगा जो जितने फ्रीलांस
जो सोशल मीडिया पे हैं वो टेक ओवर कर लेंगे नेक्स्ट 5 to 10 years? देखिए, पहली बात है कि मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं और मुझे पूरा पता है कि इस पूरे इश्तिहारात की किटी क्या है। ठीक है जी, इस पूरे इश्तिहारात जिसमें गवर्नमेंट है और जिसमें बाकी प्राइवेट मीडिया मिला के ये सारे के सारे बनते हैं कोई 2 से 2.5 अरब के करीब। ठीक है जी, ये सारे के सारे मिल भी जाए ना तो एक टीवी चैनल का खर्चा नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान में टीवी चैनल का पैसा कहीं और से आता है और सारों का हम 100%। तो आप जिसमें काम कर रहे हैं इनको भी फंडिंग कहीं से और से होती है? अरे अगर उनके पास यूनिवर्सिटी ना हो, अगर उनके पास मेडिकल कॉलेज ना हो, अगर उनके पास वो ना हो अपना वो दूसरा कॉलेज है जिसमें उन्होंने एक पूरी एम्पायर बिल्ड की हुई है, तो वो कभी किसी तौर पर चैनल ना चला सके। तो सर मुझे एक बात बताइएगा, रीजन अभी जिस तरह आपने खुद बताया, जिस नियो टीवी में आप, ये खुद सेल्फ सस्टेन चैनल नहीं है, इनको पीछे कोई चैनल नहीं। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है चलाने का? ये उनकी बेसिकली ये उनकी एक जिसे क्या कहते हैं एक इंश्योरेंस है। जैसे आप एक साफी बन जाते हैं तो आपका पूरा बिजनेस इंश्योर हो जाता है, आप पे कोई सवाल नहीं करता। आप देखें, आप मुझे ये बताइए, आप फॉर एग्जाम्पल एक एंकर उसकी 50 लाख रुपए तनख्वाह है, कभी नैब ने आगे कहा है कि एसेट बियॉन्ड मील का केस बताओ, और ये इससे पूछा है कभी अपने मालिक से 50 लाख कहां से देते हो? मैं क्या करता हूं, मैं तो सोने की कान के अंदर काम करता हूं, तो मैंने 16 निकाला है और तुम्हें इतना कमा के दिया, या 25 लाख तनख्वाह या 30 लाख तनख्वाह, बहुत कम तनख्वाह तो नहीं है सारों की, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। और सवाल न करने का बुनियादी मकसद यही है कि ये सारे के सारे जो हैं उस पूरे रट के अंदर। मैं एक कॉलम लिखा था जब मैं रिटायर हुआ था, और मैंने लिखा था कि ये मेरी जायदाद है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी पेंशन आई है, ये मेरा प्लॉट है जो मैंने खुद खरीदा, मैंने सरकार को कोई प्लॉट कभी नहीं लिया, मैं सरकार के उसके ऊपर कहने पे कभी किसी स्कॉलरशिप पे नहीं गया, ये मेरी तनख्वाह है। मैंने कहा था मैं आज अपना एसेट्स खोल रहा हूं, तमाम एंकर्स आए और एसेट्स अपने खोले ताकि दुनिया को पता चले और हमारा सच पता चले, लेकिन कोई सामने नहीं आया। शायद तलत हुसैन ने एक दफा उनमें से था जिसने उसके बाद कॉलम लिखा था, उसने अपने एसेट्स बताए थे, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ये सारा जो पूरे का पूरा बना या किसी के पीछे प्रॉपर्टी डीलर है, या किसी के पीछे को घी वाला है, या किसी के पीछे को कॉलेज स्कूल वाला है, या अपना एक बुनियादी बिजनेस की सेफ गार्ड के लिए मीडिया खोला जाता है। इसीलिए कितनी जल्दी वो इनको ट्यून करते हैं, कितनी जल्दी वो लोग बदल जाते हैं, कितनी जल्दी इनके हालत के ऊपर जो तलवार जितनी चाहते हैं, जिस तरह की चाहते हैं वो चला देते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइएगा, प्राइवेट कॉर्पोरेट मीडिया एक तरफ, जो हमारा नेशनल मीडिया पीटीवी, उसको कमजोर किया गया है या वो खुद ही इतने बेकार लोग डाल दिए गए उसके अंदर, वो किसी काम का ही नहीं है, उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकता, गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो कुछ ढंग के प्रोग्राम दिखाए ताकि कौम उसको फॉलो कर सके? देखिए, पीटीवी की तबाही की एक बड़ी लंबी दास्तान है, और लंबी दास्तान ये है कि पीटीवी के ऊपर जिस वक्त इनकी पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल बिल्डअप हुई है और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को वहां भर्ती करना शुरू किया है, और फिर उसके बाद बड़े बड़े डायरेक्टर्स की जगह उन्होंने किसी और को नहीं लाने दिया गया। आप देखें, दुनिया पूरी में जो क्रिएटिव आदमी होता है उसकी कोई रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट रखती है उसको नॉर्मल रूटीन के अंदर। फिर उसके अंदर एक यूनियन बनाई गई, जिस यूनियन ने उसको मजीद तबाह बर्बाद किया। फिर उसको मुकम्मल तौर पर एक और चीज किया गया कि जो सियासतदान थे, सियासी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा तुम प्राइवेट जो है बनी हुई चीजें जो वो खरीदो, उनको जबरदस्ती उनसे खरीदवाई गई। और बकायदा और खास तौर पे जब यूसुफ बेग मिर्जा को लाया गया तो लाया क्या था, वो मार्केटिंग का आदमी था। वो मार्केटिंग के आदमी ने ये किया कि उसने कहा वहां से माल खरीदो, वहां से माल खरीदो, उनको मुकम्मल तौर पे नॉन क्रिएटिव कर दिया गया। अब वो पीटीवी मीडिया जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। वो अगर पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं ये बागदा के बिलों के ऊपर पैसे ना दें तो पीटीवी तब तनख्वाह नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साहब मुझे ये बताइएगा, आपका ब्यूरोक्रेटिक सफर कितने सर 23 साल का रहा टोटल? नहीं, मेरा 31 साल का है। सर आपका 31 साल का सफर रहा। आपके 31 साल में 31 के 31 साल तकरीबन बलूचिस्तान में गुजरे? नहीं, मैं आखिरी साल तो फिर मुझे जबरदस्ती फिर पंजाब भेज दिया गया था। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मुशर्रफ साहब को मेरी बलूचिस्तान की मोहब्बत भी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने वहां से मुझे निकाला और उन्होंने इसको मुझे पंजाब में भेज दिया। परवेज भाई इस वक्त पंजाब में होते थे, ताकि मैं यहाँ आके देखूं और मैं जहाँ उनके बराह रास्त सुपरविजन में आ जाऊं। तो सर मुझे ये बताइएगा, आपने जिया के नीचे भी काम किया, नवाज के नीचे भी काम किया, बेनजीर के नीचे भी काम किया, मुशर्रफ के साथ भी काम किया, आपको इन सब के नीचे काम किया, आपको क्या लगा इनमें से एटलीस्ट कुछ
मुल्क का दर्द किसके पास है? वाकई जो गलतियां होती हैं, इंसान से गलत डिसीजन होते हैं, मगर मुल्क का, अवाम का दर्द किसके अंदर? तो मुखलिस था जिसको मैं कहूँ। देखिए, इस सारे अरसे में मैं 1984 अक्टूबर में सिविल सर्विस में आया था, वहां से लेके 1988 तक जो 3 साल मोहम्मद खान जुनेजो के साल है ना जी, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा मैंने क्लीन, उससे ज्यादा मुल्क का दर्द रखने वाला और उससे ज्यादा समझदार सियासतदान मैंने नहीं देखा। वो बहुत बदकिस्मती थी जो जवाहर हक ने उसको हटाया था। आप अंदाजा करें कि हम सिंध के अंदर जाते थे, सिंध के लोग कहते थे अगर जुनेजो यहां काम करता रहा तो पीपल्स पार्टी अगले 3 साल के अंदर अपनी मौत आप मर जाएगी। लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो से बेहतर मुझे कोई बंदा नहीं लगा। उसके बाद फिर एक सवाल ही है, बेशक नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या बेनजीर या मुशर्रफ हो, उसकी ज्यादती थी जिसकी सजा में अल्लाह ने ज़ियाउल हक को दी। तो आपको लगता है इनमें फर्क कोई नहीं था? जुनेजो को छोड़ के ज़ियाउल हक और मुशर्रफ भी एक ही जैसे थे? ज़ियाउल हक देखिए, दोनों अपने तौर पे अपने नजरिए के साथ मुखलिस नहीं थे। ज़ियाउल हक जो था वो मुखलिस नहीं था किसी तौर पर भी इस्लाम के साथ। उसने इस्लाम को अपनी इस्तवालत के लिए, देखो ना, आप अंदाजा कीजिए, जब उसने इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाई है और इस्लामी शरीयत कोड बनाई है तो पहली पाबंदी ये लगी थी कि 10 साल तक तुम फाइनेंशियल केसेस नहीं सुनोगे, मतलब सूद के खिलाफ कोई बात नहीं करोगे। इसका मतलब यह कि 10 साल तक सूद हलाल हो गया। इसी से और बहुत सारी चीजें जो है उसने वो कर सकता था लेकिन नहीं की उसने। इसी से मुशर्रफ जो था वो प्योर अमेरिका था, लेकिन अमेरिका के साथ साथ उसके साथ अपने चक्कर भी चलते रहते थे। उसके अमेरिका खुद कहते थे कि हमारे साथ डुअल करता था। मुशर्रफ भी अपनी जाती उसके चक्कर में वो पूरा सेकुलर भी नहीं था, जहां सेकुलर नहीं होना चाहता था मुकम्मल तौर पर इस्लामी को ज्यादा था, वो बाकायदा मदरसों को डिफेंड करने लग जाता था दुनिया पूरी के अंदर। तो दोनों ही अपने अपने नजरिए के साथ मुखलिस नहीं थे। अगर कहीं बहुत इखलास था अपने नजरिए के साथ, बेशक वो कुछ भी था, लेकिन पास तो अयूब खान में था। और अयूब खान का पीरियड अपने लिए बड़ी बड़ी हैरत होती है कि मैं जब पुरानी किताबें 70 में पढ़ता था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, जो कि बीए के कोर्स में, ग्रेजुएशन के कोर्स में इंग्लैंड में पढ़ाई जाती थी, ELBS की किताबें, तो उसके अंदर सिर्फ एक केस रेफर होता था पाकिस्तान का कि दिस इज द डेवलपमेंटल मॉडल व्हिच यू शुड हैव टू फॉलो, दिस इज द डेवलपमेंट। यानी इतना हम थे कि लोग कोर्स में, जैसे हम आजकल मलेशिया की तरक्की को पढ़ते हैं, इंडोनेशिया की पढ़ते हैं या हम सिंगापुर की पढ़ते हैं, हमारा केस रेफर हुआ करता था कोर्स की बुक्स के अंदर। तो वो थोड़ा सा मुखलिस था किसी ना किसी हद तक, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अपनी खराबियां बहुत ज्यादा थी। तो और ये सब मैं आपका देखता हूं, आपका जैसे जैसे आपका मीडिया पे टाइम ज्यादा गुजरता गया, मैंने देखा आपके नजरिए में एक शिद्दत भी आती चली गई। और उसकी क्या रीजन है? मैं आपके प्रोग्राम बहुत अरसे से देख रहा हूं, मैं फिर यूट्यूब भी देखता रहा, इसकी शिद्दत की क्या वजह बीच में? और फिर मैंने देखा आप खादिम हुसैन रिजवी के साथ जाके भी, पता नहीं, उसको कुछ लोग कहते हैं वो बैत हो चुके हैं। मेरी बात तो यह है कि एक मेरी तस्वीर है जिसमें मैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ झुक के उनको मिल रहा हूँ। बैत तो नहीं हुए? और ये साहब आप बैत तो नहीं हुए वे? आप नहीं, आप मुझे ये बताइए, एक माजूर आदमी के साथ आदमी झुक के नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? सही सही नहीं कहूंगा ना, मैं ये तो नहीं कहता कि आप खड़ा हो जाए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बनाई गई जैसे वो बड़ी। एक तो ये पहली बात तो यह है कि ऐसी बात नहीं है। मसला पता है क्या है? ये गुज़श्ता कोई 8-10 साल से एक बाकायदा एफर्ट हुई है कि मेरा सॉफ्ट इमेज कभी पोर्ट्रे न किया गया, खासतौर पर मुझे बाइकाट किया गया। आज से और ये सब किसने किया है आपको? पूरा सेकुलर मीडिया। आप देखिए 8 साल पहले तक, 10 साल पहले तक मैं दुनिया भर में मुशायरा पढ़ने जाया करता था। आपको याद होगा कि 1992-3-4 में मैंने जो 14 अगस्त के मुशायरे कंडक्ट किए थे, उनमें मैं और प्रवीण शाकर ने ज्वाइंट कंपेयरिंग की थी। सर आपके वीजे भी इसलिए तो नहीं देना बंद कर दिए उन्होंने, वेस्टर्न कंट्री ने? उसकी रीजन मैं बताता हूँ, वो और है, वो मैं बताता हूँ। वो वजह ये है, और मैं उसकी भी। अच्छा, दूसरा, उसके बाद मेरे ड्रामों को कभी कोई रेफर नहीं करेगा किसी तौर पर भी कि मैंने ड्रामा भी लिखा है, सब कुछ किया है। मुझे किसी मुशायरे में अब मैं नहीं जाता हूँ तो बुलाया नहीं जाता, ठीक, बाकायदा खास तौर पे अगर कोई जिक्र करे। मसला उसकी वजह यह है कि खास तौर पे यह समझा गया है कि मेरे जो नजरियात हैं उनके नजरियात के ऊपर मुझे किसी तौर पर मुझे एंट्री न दी जाए। मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 15-16 के करीब कॉलेजेस हैं जिस वक्त यूनिवर्सिटीज पंजाब, लाहौर के अंदर, जो कि सेकुलर एजुकेशन वाली हैं, उन सब में मेरा दाखिला बैन है। और आखिरी एफसी कॉलेज में दाखिला मुझे ये बताइएगा, जब आप कहते हैं बैन है, गवर्नमेंट ने बैन किया है, किसने बैन किया है? नहीं, सारे लोगों ने, गवर्नमेंट नहीं,
और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब जब हमारे दोस्त हैं जो अपना हस्न हाल वाले जुनेद सलीम, उनका बेटा उनके पास आया, उन्होंने कहा जी हम आपको अपने घर अपने एफसी कॉलेज बुलाना चाहते हैं। उसने कहा तो मुरिया मकबूल जान को बुला के दिखा दो। कहता क्यों नहीं, हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं। वो गया और रोता हुआ 15 दिन के बाद वापस आ गया। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं इसको सुनेंगे। उसकी वजह ये थी कि मुझे उन्होंने बलूचिस्तान के लिए बुलाया था। अब बलूचिस्तान को तो अलग से लेकर ये तक मैं जानता था। उन्होंने कहानियां यहां में आके लोगों को गुमराह किया हुआ था। मैंने जब एक एक और सारे टीचर्स को उन्होंने सामने बिठा दिया, सवाल करो, मैंने सवाल किया, मैंने एक सवाल का जवाब दिया, खामोश हो गए। इसी तरह जो डिस्कोर्स, जिस तरह का मैं आर्गुमेंट करता हूं, वो नहीं सुनना चाहते आमतौर पर भी। एथीज्म के बारे में करूं, मजहब के बारे में करूं, दुनिया के बारे में करूं, वो समझते हैं मेरे इस्लाम का तस्वर एक जाहिल मौलवी ही पेश करे, वही करे, या वो पेश करे जो उनकी तरह पेश करे, जैसे उनसे साथ मिला मिलू के पेश करे, ऐसे लोग। मैं वो बीच, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे ज्यादा शोर जिस मचा था वो था वो इश्तिहार जिसके ऊपर वो जो जिसमें खातून क्रिकेटर बनने जाती है। वो भी देखी थी वीडियो मैंने आपकी। अच्छा, अब देखें, मेरी बात सुने। मैंने उसको टेक्निकली बताया था कि भाई खुदा के बंदो, तुमने जानबूझकर एक गलती की। पहली बात तो ये है कि आप एक बेटी को बाप से लड़वा के घर से भिजवाते हो और उसको हीरो बना के पेश करते हो। ये दुनिया में कहां का इंसाफ है भाई? तुम बाप को उंगली पकड़ के उसके मैच में साथ क्यों नहीं भेज देते हो? सिर्फ इसलिए कि उस बेटी को बाहर निकलना। मैंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बेटा तो लड़के बाहर निकले तो कामयाब बन जाता है, लेकिन मैंने बेटी को कामयाब पाकिस्तान में नहीं होते देखा भाई। एक ये। दूसरा, मैंने उनको बताया था कि भाई बात सुनो, इमरान खान हो या बोथम हो या कोई और हो, जब वो बॉलिंग कराने जाता है तो दुनिया में हर कैमरामैन या पीछे का एंगल लेता है क्योंकि वो बैट्समैन को देख रहा होता है। आपने पहली दफा लड़की को सामने से क्यों शूट किया? आपके तमाम कवायद बन गए, आपके यहां कैमरामैन की गंदी नजर उसका आई। अब उसके मुझे बना दिया कि मेरे अंदर एक गलाजत है, मेरे अंदर ये तूफान है, मेरे अंदर ये सब, और उसके बाद उसको पोर्ट्रे किया। और फिर सबसे बड़ी तकलीफ की बात आप देखें कि मेरी बेटियों की फेसबुक से तस्वीरें उठा के, और मेरी फैमिली, वो लोग, वो बच्चियां जो कि वहां पर बैठी हुई हैं, कोई एक अमेरिका में शादी हुई है, एक उसकी इंग्लैंड में शादी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी चाहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी और अपने हिसाब से अपने नजरिया, मैंने कोई नजरिया फोर्स नहीं की, लेकिन उनको उठा के मेरे हवाले से बोले ये कहां की शराफत और कहां की इंसानियत है भाई? मैंने एक लफ्ज कभी किसी बेटी के बारे में, किसी की बहू के बारे में, किसी की मां के बारे में मैं नहीं जानता हूं। मैं जिंदगी नहीं गुजारी, मैं तो सिविल सर्विस में रहा हूं। यहां हर एक की सीक्रेट रिपोर्ट हमारे दरवाजे पे होती है, लेकिन एक जानबूझ के मुझे पोर्ट्रे किया गया कि ये शख्स जो है ये बहुत कोई ऐसा है जिसको कत्लो गारत करने वाला है। यहां तक मेरी बीवी से लोग सवाल करते हैं, तो इतने सख्त आदमी के साथ तुम गुजारा कैसे करते हो? उसने को सख्त आदमी का घर में औकात आगे देखा करो क्या होती है। तो सर मुझे ये बताइए, यही रीजन था कि फॉरेन कंट्रीज के, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के वीजा? उसकी 2-3 वजूहत। उसकी एक वजह थी कि कादियानियों के बारे में जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया, तो कादियानी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते ये मोस्ट रिसेंट हुए हैं। ये मोस्ट रिसेंट हुए मेरे पास। मैं पूरी दुनिया में घूमता था, सब जगह घूमता था। तो उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की, और आप अंदाजा करिए कैंपेन लॉन्च करने में सबसे पहली जो कैंपेन लॉन्च की थी वो उसने हुसैन हक्कानी की बीवी ने की थी। मेरे पास उसका ट्विटर अकाउंट पड़ा है, जो अखबार टाइम में छपा था कि हु गेव द वीजा ऑफ यूएस। ये जो क्या नाम है, उस्मानी जो है, जो फरहान उस्मानी, ये तो एक जो है हेट स्पीच करता है और ये करता है वो करता है। और आप अंदाजा करें कि मैं इसी जगह पे, मैं 15 स्टेट्स में घूमा हूं, और मैंने इकना की, मैंने वो फंड रेजिंग की थी। मुझे कहा गया ये लफ्ज नहीं बोलने, मैंने कहा ठीक है नहीं बोलूंगा। दुनिया में जाता रहा हूं और मुझे जहाज पे चढ़ते हुए उतार दिया गया। मुझे कहा गया कि अमेरिका में जाके अमेरिकन एम्बेसडर से बात करो। मैंने कहा मैं नहीं बात करूंगा। आप अंदाजा करें 1996 में अमेरिकन एम्बेसडर ने मुझे, नेशनल डिप्टी कमिश्नर सिब्बी था, और मैं मुल्ला उमर से मुलाकातें कई कर चुका हुआ था। जो मैं जब एसी चमन था उसमें मुल्ला उमर वहां पर मौजूद होते थे, मेरे सामने बना। तो मुझे अमेरिका ने, जो USIS ने बाकायदा इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम के तहत स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया था। मुझे आज भी मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस में कहा कि बिहाफ ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी इनवाइट यू टू विजिट यूएसए। और मुझे 12 स्टेट्स घुमाई थी, और मेरे साथ जो कंडक्टिंग बंदा था वो जेम्स बॉर्डनर था, जो कि अमेरिका का सफीर था। ये सारा कुछ मौजूद था। फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरी एक वीडियो थी जो एंड टाइम्स के ऊपर थी,
और वो मैंने नॉर्वे में स्पीच की थी। उस नॉर्वे में स्पीच को उठाया गया और एंड टाइम्स के ऊपर एक फिलॉसफी है, एस्केटोलॉजी है, दुनिया पूरी बात करती रहती है, आर्मागेडोन पे बात होती रहती है। मेरी उस स्पीच की बकायदा 45 मिनट का ट्रांसलेट किया गया और ट्रंप के इलेक्शन से 15 दिन पहले उसको निकाला गया और निकाल के कहा गया कि ये शख्स जो है ये ज्यू और क्रिश्चियन के खिलाफ वर्ज ऑफ वॉर करता है। तीसरा ये कहा, मुझे अकेले तो नहीं किया गया, वो आर्टिकल निकाल लीजिए, उसमें लिखा होगा कि हैरली क्लिंटन मेट तालिबान एक्टिविस्ट। हैरली क्लिंटन के इलेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि हैरली क्लिंटन यहां आई थी तो मैं उस वक्त वॉल सिटी का डीजी था, मैंने उन्हें विजिट करवाया था। तो उन्होंने कहा जी हैरली क्लिंटन ने ओरिया मकबूल जान से मिली है और ये बकायदा मिस्र के किसी एक्टिविस्ट ने उनको डिजाइन किया था विजिट और उसके इलेक्शन में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब वो ये जब इतना सारा झूठ का प्रोपेगेंडा हो तो मुझे कौन वीजा देगा फिर यहाँ? तो इसके मतलब ये, और ये कर कौन रहा था? ये आपको, आपके बकौल आपके कादियानी लॉबी करती है ये सारा? सेकुलर कादियानी सारे मिल मिला के करते हैं, सारे मिल मिला। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैंने आपके कादियानियों के ऊपर आपकी चीजें सुनी है, मुझे जहां तक मुसलमान और गैर मुस्लिम ठीक है वो इस्लाम से दायरे इस्लाम में नहीं वो, मगर मुझे एक ये बात बताइएगा, क्या जो हमारे अकायद में शामिल नहीं वो हमारे इंसाफ के पैमाने पर भी शामिल नहीं होगा? अगर वो मेरे अकायद का हिस्सा नहीं है, क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? उसे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा। पहली बात तो यह है कि मैं किसी तौर पर कादियानी को वाजिबुल कत्ल नहीं समझता, मैंने 10,000 दफा कहा है। और मेरी जो वीडियो जिसको टेप करके कादियानियों ने बिल्टअप किया वो ये था कि रसूल अकरम के जमाने में जो तौहीन रिसालत करते उसकी सजा मौत होती थी, लेकिन हम नहीं, उसके आगे किसी ने नहीं चलाया। मेरे बुनियादी तौर पर अकीदा यह है कि जो मुसलमान होने के बाद अपनी जिंदगी में मिर्जा गुलाम अहमद की जिंदगी में जो मुर्ताद हुआ वो तो इस्लाम के उसूल में वाजिब कत्ल है, लेकिन जो कादियानी घराने में पैदा हुआ वो तो एज नॉन मुस्लिम एज अदर नॉन मुस्लिम था, तो मैं तो नहीं समझता हूं। लेकिन नहीं, उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि वो मिर्जा नासिर ने, ये जो मिर्जा मसरूर है, उसने खासतौर पर अपने उसमें मीटिंग में उसमें कहा, और मुझे लोगों ने बताया भी कि उसने कहा कि अगर मौलवी सारे आते थे और वो आके रब्बा के बाहर आके हर साल 7 अक्टूबर को जलसा करते थे, लेकिन ये शख्स ज्यादा खतरनाक है, इसने 7 अक्टूबर की अमेंडमेंट का दिन टीवी पर मनाया है, इसने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखें आप 8th अमेंडमेंट को बात करते हो, आप 18वीं अमेंडमेंट में बात करते हो, आप 7th अमेंडमेंट पे क्यों बात नहीं करते हो जो मिर्जा गुलाम कादियानी के खिलाफ? 4th अमेंडमेंट वो भी तो आइन की अमेंडमेंट है ना, या तो आइन को ना मानो, उठा के नाली में फेंक दो, मानना है तो फिर पूरा मानो। अच्छा, और ये साहब मुझे ये बात बताइएगा, जिस तरह अभी इमरान खान साहब ने जो माइनॉरिटी कमीशन बना रहे थे, उन्होंने कहा जब अहमदियों को हमने डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी करार दे दिया है तो उस कमीशन में डालना चाहिए था कि नहीं? वो उनका राइट जायज था कि नहीं? है कि वो उनको, मैं तो कहता हूं मसला यह है कि पहली बात है कादियानी खुद नहीं मानते उसमें आना। ये किसी ने कादियानी के साथ और इमरान खान के साथ दो धारी तलवार। आप मुझे बताइए कि एक बंदा था जो कि उनका पता नहीं क्या मिर्जा अब्दुल शकूर क्या नाम था, वो उनकी सीट पे आता था। अब ये कादियानी की एक सीट तो है नहीं, ये कादियानी सिख पारसी इन सारों की मिलकर सीट है, उसमें कादियानियों ने बकायदा मना किया हुआ है कि हम लोग वो तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते, वो आइन को नहीं मानते। जो बंदा आइन को ना माने, वो समझे कि पाकिस्तान के आइन के मुखालिफ है, हम यहां से चले जाएंगे, अपना हेडक्वार्टर वहां रखेंगे, वो कैसे? तो एक दो धारी तलवार रहेगी, ये कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है। इसको इशू बनाया गया है जानबूझ के एक तस्वर बनाने के लिए। कादियानी किसी को कहें आपके शामिल हो जाओ, नहीं होगा, मर जाएगा, वो शामिल नहीं होगा। तो अभी उन्होंने वो कमीशन में उनको डाल के फिर रिवर्स भी कर दिया। उन्होंने कह रहे हैं पब्लिक पता नहीं जिसका भी प्रेशर है उसके ऊपर वो उन्होंने एक काबीना ने किया था, फिर उसके बाद रिलीजियस की असेंबली नहीं थी, कोई किसी ने एग्री नहीं किया, किसी ने आना पसंद नहीं किया। तो मुझे ये बात बताइएगा, हमें पता है तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर कादियानी पाकिस्तान में, तो वो हर जगह बैठे हुए तो हैं, क्योंकि कहीं आपको पता तो नहीं होता ये कादियानी है ये नहीं है, तो हर जगह मौजूद तो है। वो हज पे भी जा रहे हैं, वो उम्रे पे भी जा रहे हैं, वो झूठ बोल के मुसलमान का एफिडेविट दे के कि मैं मिर्जा, देखा ना उस पर लिखा होता है कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, ये लिखना पड़ता है ना आपको जब शनाख्ती कार्ड बनाते हैं। तो जब आपने का इनकार कर दिया तो फिर मेरे लिए तो कोई रास्ता नहीं, मेरे नजदीक तो कादियानी नहीं रह गया, तो खत्म होगी बात। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये तो बड़ी वैसे जब एक आदमी इनकार कर देगा कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता, एफिडेविट दे देगा, हर जगह एफिडेविट है, कोई ओथ ऐसा नहीं, हर
फौजी जो है वो ओथ उठाता है कि मैं खातमा नबीयीन के हल्फ उठाता हूं और मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को और एमजी को जो है दायरा इस्लाम से खारिज समझ, हर ओथ में शामिल है। जब वो ओथ उठा लिया तो देखा हजरत उसामा का एक मशहूर वाकया है कि हजरत उसामा और एक और अंसारी साहब एक जगह गए और उन्होंने, एक ईसाई था, उस ईसाई के साथ उन्होंने झड़प हुई, तो ईसाई जो था उसने कलमा पढ़ा लेकिन उसामा ने कत्ल कर दिया। नबी वसल्लम बहुत गुस्से में आए, उसने कहा उसामा क्या हुआ? उसने कहा उसने डर के कलमा पढ़ा था। तो आपने सुना तुमने उसका दिल चीर लिया था और आप इतने नाराज हुए कि उठते हुए बार बार कहते जाते थे, उठते हुए रास्ते में, ए अल्लाह मैं उसामा के मामले में बरी हूं, अल्लाह मैं उसामा से मेरा ताल्लुक को नहीं। और उसामा कहते हैं काश मैं उस दिन मर गया होता या मैं उस दिन मुसलमान ही ना होता, मैं उसके बाद मुसलमान होता। तो एक दफा जब कोई कह दे कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता तो हमको पमाना, हमको जासूसी की दुनिया तो है नहीं है, सिंपल सी बात। अगर वो मानता है, अगर वो कहता है कि मिर्जा गुलाम को मानता तो दायरा इस्लाम से खारिज है, फिर उसकी जो अकलियत वाली सूरत वो है। तो आप मुझे बताइए, आपको वाकई लगता है, आपको वाकई कभी लगता है एक सच्चे, मुझे तो नहीं लगता, आपको वाकई लगता है खत्मे नबूवत को कोई खतरा है? जिस तरह ये मौलवी प्रोपोगेट करते हैं खत्मे नबूवत को खतरा हो गया, ये हो गया, मेरा जिसने कलमा पढ़ा है उसको तो, मुझे तो कोई कभी हमारे इस्लाम को जो मेरा ईमान है उसको डेफिनेटली खतरा होगा मेरी हरकतों की वजह से। मुझे तो नहीं लगता टिल द डे ऑफ जजमेंट खत्मे नबूवत को कोई खतरा है। नहीं देखें, वो तो खैर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसकी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरफाना अल्लाह के जिक्र की हिफाजत करनी है, सब कुछ करना है। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो खत्म नबूवत के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमें चाहिए। देखिए, आपको एक्सप्लेन करना तो आपको पूरा हक बनता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जो है वो नहीं आएगी। इसकी एक वजह है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आपने काउंटरफीट और ओरिजिनल के दरमियान तमीज करना सिखानी है, और ये दुनिया के हर खित्ते में होता है। ये कभी नहीं होता कि राडो की घड़ी जो है वो एक सिंगापुर में भी बन रही हो, जो कि 2 नंबर अंडरग्राउंड बनती है, और एक राडो की घड़ी जो है वो किसी और जगह बन रही हो, और आप कहेंगे जी राडो की कंपनी पे तो कोई फर्क नहीं, तो राडो है, बेशक बिकती रहे। असल में बाकी अकलीतें जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का और इस्लाम का लिबादा लेके नहीं आती। ये वाहिद अकलीत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लिबादा लेके काउंटरफीट रिलीजन लेके आती है, और इस पे उम्मत का कंसेंसस है, मेरा नहीं, अकेले का नहीं, 99.9% उम्मत का कंसेंसस। चलो 1 करोड़ भी मान लिया जाए तो 1 अरब और कोई 60 करोड़, 1 करोड़ तो है नहीं, 1 अरब 7 करोड़ मुसलमानों का कंसेंसस है कि दिस इज द रियल एंड यू आर द काउंटरफीट। तो उसमें आपको इलैबोरेट करना बताना जरूरी है, करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं इसके ऊपर बकायदा मुनाजरा होना चाहिए, उनके साथ सामने डायलॉग होना चाहिए कि भाई आप बताओ, और डायलॉग बहुत जरूरी है, क्योंकि डायलॉग ना होगा तो एक आदमी काउंटरफीट ही खरीदेगा ना, वो कहेगा कि नहीं ये चीज, तो डायलॉग होना चाहिए, कत्ल कातले मुकातले और ये चीजें। तो और ये सब डायलॉग ना होने की बहुत बड़ी उनका जो अपने पाकिस्तान में वो पंजाब में मरकज है, क्या नाम है उसका, जो रब्बा के अंदर एक बहुत बड़ी उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। तो अब मुझे पता है, मेरा दिल कहता है मेजॉरिटी लोगों को सच बताया जाए वो दीन की तरफ वापस आएंगे। तो जो इस चीज से रोकता कौन है, मुनाजरे से या खुद नहीं आते? मैं कादियान भी गया हूं, और कादियान में जब मैं गया था तो मैं बकायदा मिर्जा के उसके रायश इलाका सारा सब कुछ उन्होंने मुझे दिखाया। मेरे कैमरे मेरे वो छीन लिए कि आप तस्वीर ना बनाए, मसला हो जाता है, ये बात चलो ठीक है, चला गया। वहां बाकी आनंद सब तस्वीरें मिलती हैं, मैं उसके कब्रिस्तान में भी गया, सब जगह गया, मैं जाके देखा। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद आखिर में मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे और बड़े जबरदस्त, उन्होंने एक ही सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरे एक खालू थे, तो खालू जो थे वो कादियानी हो गए उस जमाने में, 1920 से पहले की बात है, मिर्जा के बाद। तो उनके वालिद का जनाजा था, वो जनाजा पढ़ना चाह रहे थे। ये आखिरी सवाल था जब हम कादियान से निकलते हुए हमने हमीद कौसर साहब से पूछा। तो उन्होंने उस वक्त नाम तो ऐसा होता नहीं था, तो उन्होंने बकायदा एक टेलीग्राम भेजा कि मुझे बताया जाए, और कादियान भेजा टेलीग्राम कि मुझे बताया जाए कि मैं अपने वालिद का जनाजा पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता हूं, मुझे बताया जाए। तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कि वापस टेलीग्राम आया कि नहीं, तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं, और आंसुओं से अपने बाप को, मुसलमान बाप को देखते रहे, इसका जनाजा नहीं पड़ा। आपको पता है कादियानी डिक्लेयर हुए एक ही बुनियाद पे हुए, सारी बहस खत्म हो गई थी। उन्होंने मिर्जा ताहिर अहमद से पूछा, पूरी असेंबली में खड़े हो गए, जिसके ऊपर यार बख्तियार साहब मेरे दोस्त से बताया करते थे, उन्होंने कहा आप ये बताएं कि आप बाकी सारी उम्मत को जो मिर्जा गुलाम को नहीं मानती उसको क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा हम उनको काफिर समझते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। अच्छा, उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप हमें बहसियत उम्मत काफिर समझते हैं तो फिर हम आपको भी काफिर कहने का पूरा हक हासिल रखते हैं।
तो असल में बुनियादी तौर पर यह है कि खुद कादियानी जो है पूरी बहसियत मजमूई उम्मत मुसलमान को इसलिए काफिर समझते हैं कि जैसे हम समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान न लाने के बावजूद ईसाई जो है वो दायरा कुफर में है या यहूदी दायरा कुफर में, जैसे ये ईसाई समझते हैं कि यहूदी दायरा कुफर में, ऐसे हम भी समझते हैं कि वो रसूलुल्लाह के वो भी हमारे लिए यही समझते हैं कि रसूलुल्लाह पे ईमान लाने के बावजूद अगर मिर्जा गुलाम कादियानी पे ईमान न लाए तो हम काफिर हैं। तो इसका मतलब जब हम काफिर डिक्लेयर हो गए तो फिर वो तो काफिर खुद हो गए। और इस साहब मुझे ये बताएगा जो करंट गवर्नमेंट है, आप कहाँ देखते हैं इमरान खान साहब? वी ऑलवेज बिलीव कि उनका हिज हार्ट इज एट द राइट प्लेस, उनकी नीयत में कोई शक नहीं है। वो बंदा, आप भी यही समझते हैं कि उनकी नीयत में कोई? लेकिन खालिद साहब, अब मैं इस नतीजे को पहुंचा कि इससे नीयत से कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब का मसला पता क्या है? इमरान खान साहब अभी तक अपनी अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ सके। जिस दिन वो अपनी क्रिकेट को दिमाग में से फारग कर देंगे ना, मतलब पिछले दिनों उन्होंने ये बनाया कि मैं बना रहा हूं, क्या नाम है, ये जो टाइगर फोर्स, और उन्होंने मिसाल ये दी कि जब मैं शौकत खान में बना रहा था तो मैंने टाइगर फोर्स बनाई थी और लोगों ने बड़ा मैंने कहा उस वक्त मेरी बात सुने इमरान खान साहब, मैंने तो टीवी पे कहा, मैंने कहा उस वक्त पाकिस्तान में गिलगित से लेकर गवादर तक सब आपको यूनानिमसली हीरो समझते थे। आप समझते थे कि आप एक ही आदमी जो ढंग का काम कर ले, खा वो नून लीग करता, खा वो पीपल पार्टी करता, खा वो मौलाना फजल रहमान करता, वो कहता ये नेक काम है, मुझे इसमें हिस्सा डालना चाहिए। आज आप पॉलिटिकली डिफरेंट हैं। आज आपको आपकी टाइगर फोर्स को शौकत खान की टाइगर फोर्स से ना कंपेयर करें। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वसीम अकरम कह रहे हैं मेरा वसीम अकरम है। अब क्रिकेट में ये होता है कि अगर एक आदमी सीरी मैदान पर खड़ा है और वो सही कैच नहीं कर रहा तो कप्तान खुद जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उस्मान बुज़दार की जगह तो इमरान खान साहब नहीं आगे बैठ सकते। तो इमरान खान साहब अभी तक एडोलेसेंस में हैं, मतलब एडोलेसेंस जो हमने नफ्सियातदान ये कहते हैं कि आदमी अपने लिबास से, अपने चलने फिरने से पहचाना जाता है कि वो किस एज ग्रुप और किस एज ब्रैकेट में बिहेव कर रहा है। मतलब पिछले दिनों उन्होंने आर्मी मीडिया में तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इनको दरखास्त करता हूं कि ये हमें वो कर दे, हमारे कर्जे माफ कर दे। तो वो ट्रैक सूट पहन के टीवी आए हुए थे। और भाई आपको किसी मतलब कनेक्ट कॉलेज में तो नहीं जा रहे हो कि आपके उसको देख के लोग कहेंगे क्या बात है, क्या नौजवान है, क्या खूबसूरत आदमी है, क्या हीरो है। खत्म कर दें इस चीज को। इससे एक दिन असेंबली में आए थे और भाग के एंटर हो रहे थे। तो क्या मतलब क्या आप चाहते हैं? क्या असल मसला यह है कि मैं आपको बुट्टी से भी एक दफा कहा था, बुट्टी साहब को बड़ा शौक था वो जो कढ़ाई के जूते पहनने वाले और इस तरह के वो कढ़ाई वाले फ्रेम रखने वाले और पटवे रखने वाले, बलोची कढ़ाई है। तो मैंने कहा आप निकल आए अभी इस चीज से। एडोलेसेंस, आप वैसे वजीह आदमी है, खूबसूरत आदमी है। आपको सिल्विया मैक्सिम कहती है कि कोई औरत ऐसी नहीं कि जो आपकी आंखों में देख सके और वो कुर्बान ना हो जाए। उसके बावजूद भी आपको ये 25-25 लाख की कढ़ाई वाली चादरों की जरूरत नहीं है। खत्म। आप उस एज से अपने आप को माइनस कर दें। आपको इस कौम ने आपकी नेकनीति की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ है, ये नहीं निकल पा रहे। ये वजह है कि उसमें फंस गए हुए, और फंसने से होता यह है कि बंदा जो है लर्न करना नहीं सीखता, आगे नहीं करता। नीयत बहुत ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, तमाम सियासतदानों से बेहतर समझता हूं, शानदार है, लेकिन गिर गए हैं, बहुत बुरी तरह गिर गए हैं। उनकी इस चीज से लोग फायदा उठा रहे हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी बात यह, आप जो तो बाहर रहते हैं, आप लोगों के माजरत के साथ कि उनके इर्द गिर्द जितने भी इस वक्त मशीर उन्होंने मुकर्रर की हैं, ये वो हैं जिनका पाकिस्तान की जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये वो लोग थे जो अमेरिका से या इंग्लैंड से या किसी और जगह से साल में 15-20 दिन के लिए आते थे, अपना सैनिटाइजर भी साथ लाते थे, अपना मिनरल वाटर भी साथ लाते थे, अपना जनरेटर भी लगाते थे, पाकिस्तान में 15 दिन रहते थे और पाकिस्तान के लोगों को गालियां वालियां दे के इस सिस्टम। और ये सब ये बात चले मैं मान लेता हूं आपकी, तो ये कहना क्या आप, मैं अपने आप को रख के 20 साल से मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं, क्या अगर मैं पाकिस्तान में जाके जो मैंने प्रोफेशनलिज्म, मेरी एजुकेशन यहाँ की, अब हायर एजुकेशन, मैंने यहाँ काम किया, इतना कुछ सीखा है, तो मैं अगर वहां जाके काम कर दूं, इमरान खान साहब कहते हैं इरफान चलो तुम आ जाओ, तुम इस डिपार्टमेंट में तुमने बहुत अमेरिका में एक्सेल किया है, एक्सपर्टीज दो, क्या आप मेरी नीयत पे शक करेंगे? 20 साल से अमेरिका में था, इसने नीयत पे कोई शक नहीं। मसला यह है कि आप एक्सपर्टीज भी तो लाए ना। अफजल बुखारी की क्या एक्सपर्टीज है? सानिया मिर्जा और सानिया निश्तर और वो दोनों, मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ होता था, एक वो होती थी उसमें कार्डियोलॉजिस्ट होती थी और जफर बड़ा साहब जो थे ये WHO में होते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने एक वो नहीं काटी यहां पर आके, जिसे कहते हैं OPD में बैठ के चिट नहीं काटी। वो WHO में इजिप्ट
मैं वहां गया तो सुबह मीटिंग में, आप बता कि हमको बिल्कुल नहीं पता कि ओपीडी में किस किस्म का मरीज आता है, कैसा आता है, किस तरह। देखिए ग्राउंड रियलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ पूरी जिंदगी काम किया है, दे आर वेरी गुड। आप नहीं कहीं भी आप एक बहुत शानदार प्लान दो। देखिए इमरान खान साहब ने एक प्लान बनाया, पूरी दुनिया में कैपिटल के सामने पेश हुआ कि हम ई लर्निंग देंगे ये मोबाइल, क्योंकि इस वक्त 5 करोड़ मोबाइल है लोगों को। उनको किसी ने ये बताया नहीं कि 5 करोड़ में से 90% मोबाइल वो है जिनके पास, जो अनपढ़ वो है कि जो बेचारे सारी जिंदगी इसको मोबाइल को खोल नहीं सकते, अपने ऑन करते हैं या सुनते हैं या कॉल या बंद करते हैं, थोड़ा बहुत मैसेज किसी और से लिखवाते हैं। प्लम्बर ने भी मोबाइल रखा है, उसने भी लगा। और आपको लिटरेसी की बात है, जो कंप्यूटर लिटरेट है वो ऑलरेडी लिटरेट है। अब कहा हम लिटरेट बना देंगे भाई। जिस वक्त उसका बच्चा, एक प्लम्बर का बच्चा उस प्लम्बिंग कर रहा होगा, को हाथ लगाने देगा जिस वो उसके साथ बैठ के मिस्त्री का काम करने का। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे सिनेरियो ये है कि एक ई लर्निंग हो रही है, और ई लर्निंग यही वजह है कि पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन स्कीम्स फेल हुई है कि उसकी प्लानर्स जो थे वो गोरे। ये तो आप पाकिस्तानी है ना, आप सोच नहीं सकते। डीएफआईडी के तहत जो एक्सपर्ट्स हमारे सामने आते थे ऐसे पेश करते थे, उनका प्लान चला तो 5 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान जो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, और 1 साल के अंदर पाकिस्तान का। ग्राउंड रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में मौजूद हैं ऐसे लोग जो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, डाउन टू द अर्थ लोग हैं, उनको पता है मसाइल क्या है, लेकिन उनको नहीं रखा जाएगा। किसको मुझे पता है कि नहीं रखा जाएगा। मगर मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरह आपने सानिया निश्तर और ये वो बात की, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इनके नीचे तो वही जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं काम तो वही कर रहे हैं इनके नीचे, इन्होंने उन्हीं को टीम में उन्हीं को लिया है सारे। ब्यूरोक्रेसी के साथ जुल्म ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी का गला घूंट दिया गया है, 30 साल से दीवार की मक्खी बना दिया गया। ब्यूरोक्रेसी अब वही कहती है जो उनका हुक्मरान जो है, जो उनका बड़े जो है सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारे साथ बैठ के मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए ना, आपने इस वक्त 12,000 रुपया तकसीम कर दिया, पूरे मुल्क में आपने तकसीम कर दिया। किससे तकसीम किया? आपने ई लर्निंग। आपको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया पूरी के अंदर, आप मुझे ये बताइए कहां पर वेलफेयर जो है वो इस कंप्यूटराइज उस पर होती है। मेरा सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री है, बकायदा वो फॉलो अप्स के लिए बकायदा उन्होंने सोशल वेलफेयर अफसर, सोशल वर्कर्स रखे होते हैं, बकायदा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। वो जाके एक आदमी उसका पैसे ले जाए, उसको जरूरत ना लेके, एक आदमी जो पैसे नहीं मांगना चाहता उसकी जरूरत और तरह की है। इस नीड असेसमेंट के ऊपर सर्वे दुनिया पूरी के अंदर आपने एक नाजरा के डाटा के ऊपर आपने कर दिया था, इसलिए कि आपको अच्छा लगा और आप समझा कि नहीं हो जी इसका मसला यह है कि करप्शन होते है। करप्शन तोड़ने के लिए तो आप हुकूमत में आए हो। तो बट और ये साहब इज गोना टेक टाइम डेफिनेटली, ये रातों रात तो चीज नहीं होगी। मगर मैंने ये भी मैंने कब कहा है बिल्कुल टेक टाइम, अल्लाह करे कि टाइम लें वो, मैं कब कहता हूं। मगर और ये साहब एक ये भी तो चीज है, वो हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है अगर तुम्हारी नीयत साफ होगी, नेक नियति के साथ तुम मेहनत करोगे, तुम्हारे गलत फैसलों में भी मैं बरकत डाल दूंगा। ये बात भी, और इस्लामिक हिस्ट्री भरी हुई है इस चीज से। मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप मशीर कैसे सिलेक्ट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुफ्तगू एक दफा फरमा रहे थे, तो उनका ये है नीयत, वो भी मैं सही बात करता हूं कि मैंने बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर को, हालांकि मेरी उनसे लड़ाई हुई थी, मुझे यूनिवर्सिटी बनाया, सारी जिंदगी मुझे उन्होंने, जब तक मैं 8 साल रहा, मुझे कुडेलैंड पोस्टिंग दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर उनके अंदर एबिलिटी थी। वो एक अपने, लेकिन मसला उनका यह था एक जेब में उनके प्रॉब्लम होते थे, एक जेब में सोल्यूशन होते थे, अपने मसले के प्रॉब्लम अपने जेब। तो उन्होंने, मैंने कहा देखिए बात सुने, एक बात याद रखें, अकबर बादशाह को बड़ा कामयाब समझते हैं, और अकबर बादशाह जो है इसलिए कामयाब था कि उसने ये एडमिट कर लिया था कि उसको कुछ नहीं आता। जिस दिन आप ये एडमिट कर लेंगे ना कि आपको कुछ नहीं आता, इमरान खान साहब का मसला पता क्या है, तो इमरान खान साहब के साथ कभी डिस्कोर्स करें ना, तो इमरान खान साहब की अपनी एक फिक्स आरा है कुछ चीजों के बारे में। और इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिक्स के मैदान के अंदर सिर्फ हज़रत उमर के पास एकदम अबू मूसा अशरी को भेजा कि इनको हम गवर्नर लगाएंगे। अबू मूसा अशरी मतलब बदरी साहबी फरमाया कि नेक आदमी है, दीनदार आदमी है, इसका गवर्नर के साथ क्या था, वो कोई दुनियादार लेके आओ जो गवर्नर के लिए हम उसको लगाएं। हज़रत उमर का इंतखाब जो था, आप देखें कैसा था और किससे उन्होंने हुकूमत की। हुक्मरानी के लिए सबसे बड़ी बात यह है, नीयत के अलावा स्टेट्समैनशिप का होना बहुत जरूरी है। इब्ने ज़ियाद जो है, बिन ज़ियाद, इसका वारिस ज़ियाद बिन सुमिया, हजरत अली ने उसको फारस का गवर्नर लगाया हुआ था, जिसके बेटे करबला बर्पा किए नौज़ बिल्लाह। और ये सब
बहुत बुरी होती है। और ये सब हम उम्मीद करते हैं अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो। कोशिश तो वो बंदा कर रहा है, कोशिश तो बंदा, और हमें पता है 2 नंबर नहीं है, ये भी हम जानते हैं। ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो अल्लाह ये भी आसानी ठीक। करे। और ये सब आपने अकबर, उसको अच्छे बशीर सुनने की तौफीक दा, चुनने की तौफीक आमीन दा। आमीन, अल्लाह अल्लाह बेहतरी फरमाए। अकबर बुगटी को किसने मारा? आप मौजूद थे, आपने चीजें देखी, आप किसको गलती किसकी थी? देखें, गलती दो लोगों की थी। एक वो बलोच रहनुमा जो कि नहीं चाहते थे कि सुलह हो, और दूसरी मुशर्रफ की। मुशर्रफ भी, मुशर्रफ नहीं चाहता था सुलह हो? मुशर्रफ तो शामिल था ना उसका। देखें, जब शुजात वगैरह जो है ये करके चले गए, अपना मुलाकात करके चले गए, तो उसके बाद तय हुआ कि अकबर बुगटी की मुलाकात होगी। तो अकबर बुगटी जो है अपने पूरे लिबास पहन के बलोची, वो सुई है, वो सवाई अड्डा, वो 45 किलोमीटर है, तो वहां आए कबीले को रुखसत करके मैं जा रहा हूं। अब वो पूरा दिन वहां बैठे रहे, और वहां पर उन्होंने, जो हमारी गवर्नमेंट के उस वक्त फौत हो गए जाम यूसुफ साहब, वो समझते थे कि अगर बुगटी की सुलह होगी तो हमारा चिराग नहीं चलेगा, तो उन्होंने जहाज नहीं भेजा। और फिर वहां से वो कबीले वापस नहीं गए। मेरी उनसे बात जब हुई, वो गार के अंदर थे, तो मैंने पूछा कि उससे कहा, और साहब आप मुझे बताओ, और कहते थे, बल्कि मुझे छोटे कहते थे, छोटे मुझे ये बताओ, मैं वापस जा सकता था किसी मुंह से कबीले के अंदर? और फिर उसके बाद जब सुलह करने के लिए भेजा गया और वो गार के अंदर हुआ, तो और मुशर्रफ की उस हरकत को हम आज तक पे कर रहे हैं। ही वॉज द ओनली प्रो पाकिस्तान बलोच लीडर। तो जो गार कलैप्स हुआ, ये किस तरीके से, गार कैसे कलैप्स हो गया? कोई धमाका? दो तीन कहानी थे। पहली बात तो है कि अकबर बुगटी के खिलाफ जो थे मरी भी थे और मैंगल भी थे, और वो समझते थे कि ये जो है, ये इसने हमें धोखा दिया था। 1974 में ये गवर्नर लग गया था, तो जाके ठहरे भी मरियों की तरफ थे। मुखबरी बहुत सारी कहानियां वहां चलती हैं। एक कहानी ये भी है कि हो सकता है उन्होंने कुछ किया। दूसरी कहानी ये है कि उन्होंने उसको बुलाया था और अकबर बुगटी ने एक धमाका करके गिरा दिया। तीसरा ये है कि वो उनके जर्नैल जो है, उनके जो कर्नल और बाकी लोग अंदर गए थे और पीछे से फायर करके मार दिया गया। कोई कर्नल की कुर्बानी या लोगों की कुर्बानी कोई चीज नहीं होती जब इतने बड़े लोग। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मसूद नबी नूर एक और साथ थे, अपना मसूद नबी नूर वाज डिप्टी कमिश्नर और एसपी के और थे। तो भुट्टो को रिहा कर दिया, तो भुट्टो चाहता था कि वो पिंडी से लाहौर जो है बाई ट्रेन जाए, तो हुकूमत ने उनको भेजा कि इसको ट्रेन की बजाय हेलीकॉप्टर पे लारकाना भेज दें। तो मसूद नबी नूर कहते हैं मैं वहां चला गया, मैंने भुट्टो से कहा कि हमने हेलीकॉप्टर तैयार किया हुआ है, तो हम जो है वो आपको ले जाएंगे, आप ट्रेन से ना जाए। खुद नहीं जुलूस से निकलवाना चाहता था अयूब खान। तो भुट्टो ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा देखें, अगर आपको शक है तो हम दोनों, उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि अयूब खान ने हेलीकॉप्टर में बम रखा हुआ है। उनका आपको शक है तो हम दोनों आपके साथ चले जाएं। तो उसने कहा कभी ऐसा ना करना, हुकूमत को तो ही परवाह नहीं, एक डीसी और एसपी मर जाए, वो तो सच्चा साबित करेंगे कि हमने अपने बंदे मरवा दिए इसको मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये तो होता है, ये इस तरह की तो चीजें होती हैं। और ये सब आपके खिलाफ अभी वो आपके हरफे राज के आका एक एंकर पर्सन थे, उन्होंने बड़ी एलिगेशन भरी वीडियो, बल्कि उन्होंने वो वीडियो फोन कॉल थी, बहुत पुरानी, कहीं रिकॉर्ड हुई थी, वो कनाडा से रिलीज हुई है। तो ऐसा एक इंप्रेशन क्यों दिया जाता है हर कि हौरिया साहब में तकब्बुर बहुत ज्यादा है, सरिया बहुत ज्यादा है, इस टाइप का क्यों? और एक टाइप का लोग परसेप्शन। मैं तो, मुझे जो मिलते हैं वो तुमसे उनसे पूछ लें। बहरहाल उसने तो खुद उसको देखें, उसको तो ऑडियो है, उसने वीडियो में सारी ऑडियो को झूठ करार दिया है। और बल्कि उसने जिस बच्ची के बारे में उसने कहा मेरी बहनों की तरह मैं समझता हूँ, उसके बाद मैं कहता जब ऑडियो तुम कर रहे हैं, वीडियो आ जाए तो ऑडियो की तो कोई हैसियत नहीं रह जाती। और ये सब आखिर में, बिफोर वी एंड, मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा एक अपना दोस्त भी ब्यूरोक्रेसी में है, अभी पहले जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आती थी उसको पाकिस्तान के बारे में चीजें पता होती थी, ग्राउंड रियलिटीज, वो पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, सब चीजें पढ़ के आते थे। अब जो ब्यूरोक्रेसी आ रही है वो एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां उर्दू बोलने पे भी फाइन लगता है, उन स्कूलों की जो ब्यूरोक्रेसी अब आ रही है। और वो बच्चे अब ब्यूरोक्रेसी में है, क्योंकि मेरा एक बहुत ही जानने वाला है, वो ब्यूरोक्रेसी है जिनको इस्लाम से, पाकिस्तान से इतना लगाव नहीं है, जो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ के पले बड़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के कल्चर में पले बड़े हुए हैं। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जब आहिस्ता आहिस्ता करते अगले विद इन नेक्स्ट 15-20 ईयर्स टेक ओवर कर लेगी और आप जैसी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वेयर डू यू सी पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की तबाही से निजात का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान अपनी जुबान के अंदर इल्म का आगाज करे।
ये तारीख कहती है कि 5000 साल की तारीख में कोई एक कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की। हमसे कहा जाता है अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं कहता, कोई आइसलैंड फिनलैंड से नहीं कहता। 25-25 लाख के मुल्क हैं, अपनी जुबान में पीएचडी तक करवा रहे हैं। एक ही रास्ता है आपके लिए, फिजिक्स पढ़ाओ, अंग्रेजी में बेशक पढ़ाओ कि नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ाओ, बाकी चीजें पढ़ाओ, ये पढ़ लो, लेकिन सोशल साइंसेस जब तक आप अपनी जुबान में नहीं पढ़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को जानबूझ के एलियन बनाया जा रहा है। देखें, आप बात याद रखें, ये तारीख का फैक्ट है कि यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। बिल्कुल सही नहीं हो सकती। हमारे यहाँ 1 लाख जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो बच्चा जो है वो ख्वाब वो देखता है जिसमें वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखता है, जिसमें सिंड्रेला पढ़ता है, जिसमें माय समर मैन इज मेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स पढ़ता है, जिसमें ऊपर चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है। जब मैं उसको घर बेच के, गाड़ी बेच के उसको भेजता हूँ, वाशिंगटन डीसी भेजता हूँ, या मैं उसमें भेजता हूँ, ऑक्सफोर्ड भेजता हूँ, तो वो कहता है आई एम बैक इन माई ड्रीम वर्ल्ड। तो वो वहां से खत लिखता है, द पापा द एजुकेशन हैव रिसीव्ड हैज नो यूटिलिटी इन माई कंट्री। तो वापस एक तो ब्रेन ड्रेन आपके यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है सारे मामले। और उनको चाहिए आपका डॉक्टर चाहिए, आपका इंजीनियर चाहिए, उनको आप सर्व कर रहे हैं। मेरा मुल्क खाली होता जाता है ज़हीन लोगों से, और जब तक हम ये नहीं करते उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बुनियादी चीज यही है कि आप किसी तौर पर भी, सबसे पहले जब हमने सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया कि इसको इम्तिहान, आप मुझे ये बताइए, मैं एक सिविल सर्वेंट, मैंने पूरी जिंदगी असिस्टेंट कमिश्नर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक मीटिंग सेंड की हैं, कोई एक मीटिंग भी ऐसी नहीं थी कि जिस मीटिंग के अंदर अंग्रेजी बोली जा रही। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा मुल्क है कि मीटिंग उर्दू के अंदर हो रही है और उसके मिनट्स अंग्रेजी में जारी है? कभी ऐसा होता है? मैं जिस बंदे से मुझे उर्दू में, पंजाबी में गुफ्तगू करता है, मैं उसको फैसला अंग्रेजी में लेकर सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी उर्दू में बहस हो रही होती है, लेकिन हम इतने मुनाफिक हैं कि हम अंग्रेजी के अंदर फैसला सुनाते हैं। हमारे यहाँ एविडेंस अंग्रेजी के अंदर रिकॉर्ड होता है, बल्कि बंदा उर्दू और पंजाबी में बोल रहा होता है। तो जब तक हम इस मुनाफिकत से बाहर नहीं निकलते, आप अंदाजा करें, दुनिया की 6th बड़ी लैंग्वेज होने के बावजूद हम अब उर्दू के अंदर अगर नहीं गुफ्तगू कर रहे तो हमारा तबाह बर्बादी का आखिरी। सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन इंप्लीमेंट हो गया, ये नहीं हुआ, और ये सारे ब्यूरोक्रेट इसलिए नहीं होने देंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, जिनके बंदे एजुकेशन में पढ़ते हैं, ये इस मुनाफली को नहीं तोड़ना चाहते। मैंने आज भी कहा है, बार बार कहता हूं, कोर्ट के अंदर जाकर कहा है, 1 घंटा लगता है। आप आज ऐलान करते हैं सिविल सर्विस का इम्तिहान उर्दू में होने वाला है, सारे बड़े एलीट वाले जो है ना एकदम अपने बच्चों के लिए उस्ताद रखेंगे, इसको उर्दू सिखाओ, सारे जो है आपके गाइड्स अगले दिन उर्दू में आ जाएंगे। कोई ऐसा मजमून नहीं है कोई जिसके ऊपर आज तक उर्दू में इंटरनेशनल इशू पे तबसरे मौजूद ना हो, हर जगह मौजूद है, सब कुछ हो सकता है। ये नहीं करना चाहते, और इमरान खान साहब भी नहीं करना चाहते। मैं बार बार उनको कहा है, वो वाकई ब्यूरोक्रेट्स के उसमें चक्कर में आ गए। मैंने इमरान खान साहब को बिल्कुल शुरू में कहा था, ब्यूरोक्रेट से होशियार रहना, ये बहुत मुश्किल लोग होते हैं, बड़ी आसानी से शीशे में उतारते हैं, और आप जैसे सादे आदमी को तो एक सेक्शन अफसर काफी है शीशे में उतारने के लिए। तो इमरान खान साहब इस चीज को मगर रियलाइज करते थे उर्दू की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उन्होंने खुद एक पूरी वीडियो की थी, एजिसन के अंदर खड़े होकर कहा था ये गलत करते हैं, लेकिन आज ये 1 घंटा लगता है। उनको पका गया यार मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, किस जगह खत्म हो जाएंगे। मैं ईरान में पोस्टेड रहा हूं, ईरान ने 35 साल पहले फैसला किया कि हम फारसी के अंदर हम करेंगे, हालांकि फारसी वहां सिर्फ 45% लोगों की जुबान है, लेकिन जो फिरका थे उन्होंने बनाया। आप अंदाजा करें कि आज 12 साल से एक बंदा नोबेल प्राइज के नॉमिनेट होकर जाता है वहां से। हमारे यहाँ मसला पता क्या है, देखिए अंग्रेजी जो बच्चा होता है ना, वो नाई के साथ भी अंग्रेजी बोलता है, मोची के साथ भी अंग्रेजी बोलता है, लोहार के साथ भी अंग्रेजी बोलता है, बहस भी अंग्रेजी में करता है, मोहब्बत भी अंग्रेजी में कर रहा होता है। हम 1.5 घंटे के लिए इसको अंग्रेजी सिखाते हैं, बाकी सारी जो है उल्टी सीधी बातें पंजाबी उर्दू में कर रहा है, वो तो कंफ्यूज कर दिया उस बच्चे को पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी है। और ये सब आपके आखिरी पूरी लाइफ में आपके माशाल्लाह मीडिया में ड्रामा निगारी, कॉलम, मुझे 3 लाइव लेसन्स दे दें बिफोर यू लीव। 3 लाइव लेसन्स क्या थे? देखिए, पहले तो एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है वो ये है कि मुझे जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का जो तवक्कल है उसी ने संभाल दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने 2001 में रह के अपनी इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी में मुशर्रफ के खिलाफ कॉलम लिखने शुरू किया, माशाल्लाह बिल्कुल नया लगा था, और 8-9 साल मैंने लिखे। उसी सिविल सर्विस में रहा, मुझे अल्लाह ने संभाले रखा, मेरी जिंदगी के मामलात को संभाले रखा। ऐसी ऐसी जगह पे उन्होंने मुझे मेरी मदद की, अल्लाह तबारक व तआला, कि आप सोच नहीं सकते।
मुझे मतलब किसी तौर पर कभी 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 जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि मेरे लिए कोई रास्ता बनाए अल्लाह तबारक तआला को। तो तवक्कल से बेहतर कोई और चीज नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा था तसव्वुफ क्या है, फरमाया तवक्कल ही तसव्वुफ। अपनी मेहनत करो, लेकिन मत सोचो कि उस मेहनत से तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला उससे बढ़कर आपको अजर देता है। मेहनत करते रहो, यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे हो। असल चीज है ये, बेहतर सबक है ये पहला हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट तीन चीज ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने एक चीज के बारे में बड़ी वईद के साथ, हमारे पूरे माशरे के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी ये है, हम फैमिली नेटवर्क के अंदर हम उससे निकल के सोचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने शिरक के बराबर गुनाह जो है वो वालिदैन को की उसकी नाफरमानी को कहा। और मैंने कभी किसी नाफरमान वालिदैन के नाफरमान को पलते चलते देखा नहीं है। बहुत बुरी। एक याद रखिए कि उन वालिदैन की अगर आपने नाफरमानी की या उन वालिदैन की इज्जत और तौकीर न की, तो उसके बाद आपके यहां कुछ भी हो जाए, मालदार बन जाए, अल्लाह ताला जो है आपको इत्मीनान क़ल्ब कभी नसीब नहीं करता। और ये बहुत मैंने अपनी जाती से अंदर देखा। और तीसरी इंपॉर्टेंट तीन चीज है, अगर आपने खुद भी रिज़्क़ हलाल खाया और अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल खिलाया, तो आपके बच्चे दुनिया में कितने भी गुमराह हो जाएं, कुछ भी हो जाए, एक दिन मुराए रास्ते जरूर आएंगे। रिज़्क़ हलाल की बरकत ही ऐसी है। तवक्कुल करो, माँ बाप की नो मैटर व्हाट, जो भी हो माँ बाप की इज्जत करो और रिज़्क़ हलाल खाओ। दैट्स द सक्सेस पॉइंट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल हियर एंड हियर आफ्टर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात। और ये सब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। एंड आखिरी वर्ड्स अगर आप कुछ कहना चाहें बिफोर वी एंड द शो सर, एनी मैसेज? हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हम सब पे मेहरबानियां करे, हमें राय हिदायत दे और हम सबको अल्लाह ताला उसकी मखलूक हैं, हम सबको बख्श दे। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।